आज की क्लास में क्या करना है हमको, चैप्टर नंबर 2 के साथ। कल पहला चैप्टर देखा था मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बेसिक्स। मैंने बताया था कि हमने पूरे चैप्टर 1 को कल कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि चैप्टर 1 इज लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल अदर चैप्टर्स, बट उसमें जो जो नई चीज़ें दी हुई थी हम लोगों ने उसको वहाँ पर फिनिश की थी। आज चैप्टर नंबर 2 करेंगे जिसका नाम क्या है, नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट, कि नेशनल इनकम क्या होती है और उसको मेजर कैसे किया जाता है। हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैक्रो या माइक्रो? मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स में आज हम एक नया स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या किसी एक इंडिविजुअल की इनकम होती है? आंसर इज नो। नेशनल इनकम मतलब सारे लोगों की इनकम को जब ऐड करते हैं तब क्या निकलती है, नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम भी किस में आता है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर नेशनल इनकम की बात करें तो एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन दी हुई है, पहले उसको समझते हैं, फिर कुछ बेसिक्स देखेंगे और ये देखेंगे कि नेशनल इनकम पे अराइव कैसे करते हैं, मतलब उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है। नेशनल इनकम की डेफिनेशन एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ, इट इज द, बोलो, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एक्रूइंग टू नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री। इसमें दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, सम टोटल मतलब पूरा टोटल किसका, फैक्टर इनकम एक्रूइंग टू नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। फैक्टर इनकम मतलब क्या होता है, देखो हम लोगों ने कल देखी थी, कुछ होती है फैक्टर सर्विसेज, 4 टाइप की, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। उसके बदले में जो पेमेंट मिलता है वो क्या होता है, रेंट। लैंड के लिए रेंट, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, लेबर के लिए वेजेस और एंटरप्राइज को प्रॉफिट। तो ये जो रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है, वेजेस होते हैं, ये सब क्या होती है किसी ना किसी इंडिविजुअल के लिए, फैक्टर इनकम। क्योंकि अगर आप काम करोगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा, पेमेंट, एंड पेमेंट इज योर इनकम। सो बोल सकते हैं सो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या हो सकती है, रेंट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, वेजेस हो सकता है और प्रॉफिट हो सकता है। एक्रूइंग टू नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब ये रेसिडेंट कौन होता है, हु ऑर्डिनरीली रिसाइड इन द कंट्री, जो भारत के अंदर रह रहा है, या फिर जिसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई करते हो, इंडिया के अंदर लाई करते हो, वो क्या होता है, रेसिडेंट। सो इन सभी की इनकम को जब मिलाते हैं तो वी अराइव एट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, देखो दो लोग मेजर करते हैं नेशनल इनकम को, एक एनसीईआरटी और एक सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सीएसओ क्या करता है उससे हमको मतलब नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी कभी भी गलत नहीं हो सकता। सो एनसीईआरटी क्या बोलता है कि व्हाट इज द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री, सो वो बोलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री। अभी डोंट वरी, घबराओ मत, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये सब क्या है, सारे कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, आज की क्लास में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जब भी नेशनल इनकम को मेजर करना है सो आरबीआई टोटल 8 एग्रीगेट्स को यूज करता है टू मेजर द नेशनल इनकम। बोले नेशनल इनकम मतलब क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द नेशनल इनकम। तो बोले निकलती कैसे, सो उसके लिए आरबीआई क्या करता है, टोटल 8 एग्रीगेट्स को यूज करता है। कौन कौन से यूज करता है, पहले का नाम है जीडीपी, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरे का नाम है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीसरे का नाम है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और तीसरे का नाम है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, नेट नेशनल प्रोडक्ट के आगे अगर फैक्टर कॉस्ट लगा दूंगा तो नेशनल इनकम आ जाएगी, राइट। अब ये तो 4 ही एग्रीगेट्स हुए, मैंने कितने बोला, आरबीआई कितने यूज करता है, टोटल 8 एग्रीगेट्स यूज करता है। सो आरबीआई इनको 2 तरीके से निकालता है, एक निकालता है फैक्टर कॉस्ट पे और एक निकालता है मार्केट प्राइस पे। डोंट वरी, सारी चीजें समझ में आएगी, फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, और वो भी कब समझ में आएगी, आज ही की क्लास में। अब देखना, सबसे पहले मैंने बताया कि भाई नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या थी, फैक्टर इनकम एक्रूइंग टू नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री। फैक्टर इनकम क्या हो सकती है, रेंट हो सकती है, वेजेस हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है और प्रॉफिट हो सकता है। ये सारे इंडिविजुअल्स को मिलती होगी, हो सकता है किसी को रेंट से इनकम आती हो सकता हो किसी को पगार मिलती हो वेजेस से, हो सकता है किसी ने ब्याज बट्टे पे पैसा चढ़ा रखा हो, इंटरेस्ट आता हो, और हो सकता है कोई एंटरप्राइज हो तो वो क्या करता है, प्रॉफिट वगैरह अर्न करता है। उन सभी लोगों की इनकम को ऐड कर दूंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, नेशनल इनकम ऑफ कंट्री, क्योंकि सारे इंडिविजुअल्स की इनकम को ऐड करूंगा तभी तो नेशन की इनकम निकलेगी, है ना। अब ये फैक्टर कॉस्ट क्या है वो भी समझाऊंगा, उसके पहले अपन देखते हैं दूसरा मैंने बोला था, देखना, फैक्टर इनकम एक्रूइंग टू नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेसिडेंट, एक वर्ड यूज करा मैंने, रेसिडेंट। सो रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिसाइड, वो कहां रह रहा है, भारत के अंदर रह रहा है, या फिर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई करता हो, उस कंट्री के अंदर। अब देखना, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इसके भी 2 मतलब होते हैं। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, या तो वो भारत में रह रहा हो या तो उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई करते हो, भारत में। अब भारत में रह रहा है मतलब वो कहां रह रहा है, लिव्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। सो अब नया वर्ड आ जाता, व्हाट इज दिस डोमेस्टिक टेरिटरी, उसको भी समझना पड़ेगा। सो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या, तो डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स ऑल दीज एस्पेक्ट्स। सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता क्या है, तो फॉर एग्जांपल
ये क्या है हमारा इंडिया का मेन लैंड। सो बोले जो भी इसके अंदर रह रहा है वो तो क्या है, दैट इज द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ इंडिया। सो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, हाँ, क्योंकि ये किसका पार्ट है, बोले इंडिया का पार्ट है, बोल सकते हैं हम लोग। प्लस देखना क्या इंडिया की बॉर्डर यहीं खत्म हो जाती है, नहीं, उसके बाद भी पानी आ जाता है, समंदर आ जाता है, समंदर में भी कुछ बॉर्डर तो हमारी है ना, ऐसा तो है नहीं कि पानी में पैर रखते से कोई उठा के ले जाएगा कि तुम गलत रख दिया, नहीं। तो बोले भारत की जहां से वाटर है, बोले वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी, समझ में आ गया। सो ये जो डिस्टेंस है दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स। सो इसके बीच का ये जो पानी है ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। बोले ये भी किसकी टेरिटरी है, इंडिया की। फिर आगे लिखा हुआ है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट। अब बोले कोई भी जहाज हो सकता, हमारा जहाज यहां तैर रहा हो पानी में, जहाज कैसा दिखता है, ऐसा, यही है। बोले जहाज काफी दूर है, बोले कितने दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है भारत से, पाकिस्तान के पास तैर रहा है, लेकिन ये जहाज किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, बोले किसी इंडियन के नाम पर रजिस्टर्ड है। सो ये जहाज भी किसकी टेरिटरी कहलाएगी, इंडिया की। सो ऐसा शिप्स तो एग्जांपल था। अगर एयरक्राफ्ट है, आप एयर इंडिया के विमान में अमेरिका में बैठे हुए, इट मींस यू आर सिटिंग इन इंडियन टेरिटरी, समझ में आया। सो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट। शिप भी हो, एयरक्राफ्ट भी हो, इवन अगर कोई अपने इंदौर की स्कॉर्पियो लेकर लंदन चला गया, इट मींस अगर आप उस स्कॉर्पियो में लंदन में बैठते हो, दैट मींस यू आर सिटिंग इन इंडियन टेरिटरी। कोई क्राइम कर दिया तो लॉ कहां के चलेंगे, फिर इंडिया की टेरिटरी के। फिशिंग वेसल, ऑब्वियसली शिप्स मतलब फिशिंग वेसल भी हो सकता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, भाई ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग मतलब समझते हो, जैसे बॉम्बे हाई, वहां पर हमने हमारा एक स्टेशन बना दिया, तो वो स्टेशन भी किसकी टेरिटरी कहलाएगा, इंडिया की। भले ही वो इंडियन मेनलैंड के बाहर है, लेकिन फिर भी वो किसकी टेरिटरी कहलाएगा, इंडिया की। क्यों, क्योंकि वो इंडिया के नाम पे रजिस्टर्ड है। बोल सकते हैं कोई भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है, जैसे हम कोई गैस वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं बॉम्बे हाई में। और क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब, एम्बेसीज, लंदन में भारतीय दूतावास, आपका दोस्त जो कभी काम नहीं आएगा, सो वो दूतावास किसकी टेरिटरी है, इंडिया की। भले ही वो कहां पर लोकेटेड है, लंदन में। अगर पाकिस्तान की एम्बेसी इंडिया में है, नई दिल्ली में, और अगर आपने पाकिस्तान की एम्बेसी में क्राइम कर दिया, इट मींस यू हैव कमिटेड अ क्राइम इन पाकिस्तान मेनलैंड, समझ में आया। अगर फॉर एग्जांपल नई दिल्ली में आप गए सऊदी अरेबिया की टेरिटरी में, वो क्या हो सकती है, वहां की एम्बेसी। एम्बेसी में गए, आपने कोई चीज वहां से ताड़ दी, चोरी कर ली, व्हाट डज इट मींस, यू हैव कमिटेड अ क्राइम बट नॉट इन इंडियन टेरिटरी बट ऑन द टेरिटरी ऑफ सऊदी अरेबिया। जबकि आप थे कहां पे, नई दिल्ली में, लेकिन आपने क्राइम कहां किया, सऊदी अरेबिया की एम्बेसी में। तो अब आपको ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे एक आध महीने बाद, हाथ कटवा देंगे। क्यों, बिकॉज यू हैव कमिटेड अ क्राइम इन सऊदी अरेबियन टेरिटरी। तो समझ में आ गया, कॉन्सुलेट, मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट, ये सब किसका पार्ट होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी। सो अभी नेशनल इनकम का मतलब समझ में आ गया। रेसिडेंट का मतलब कौन होता है, जो ऑर्डिनरी रिसाइड करता है या फिर उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाइक करते हैं। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, या तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा हो, या तो उसकी अर्निंग, स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन उसी कंट्री में लाई करती हो, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में। सभी का मतलब समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एक्रूइंग टू नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री। और रेसिडेंट वगैरह क्या होता है, सारी चीजें मैंने बता दी। आगे चले, यहां तक किसी को कोई डाउट है, बहुत आसान चैप्टर है, बस पेशेंस बना के क्या करना है, अपने को बैठना है। अब देखो हमको क्या निकालना है, नेशनल इनकम, एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी व्हाट इज नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, जीडीपी। तो जीडीपी से देखो नेशनल इनकम तो क्या है, बोले नेट नेशनल प्रोडक्ट, यही निकालना है हमको एट फैक्टर कॉस्ट। सो अगर मैं ग्रॉस को नेट में बदल दूं, कैसे बदलते हैं ग्रॉस को नेट में, डेप्रिसिएशन को घटा के, ये तुमको पता है। डोमेस्टिक को किस में बदल दूं, नेशनल में बदल दूं। प्रोडक्ट का तो प्रोडक्ट है ही, पर यहां पर क्या लिखा हुआ है, मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस को किस में बदल दूं, फैक्टर कॉस्ट। सो आ जाएगा मेरा क्या, नेशनल इनकम, क्योंकि मुझे नेशनल इनकम कैसे निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन उसके पहले क्या निकालना पड़ेगा, जीडीपी। तो पहले जीडीपी निकालते हैं, फिर बाद में कैलकुलेशन करके नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकाल देंगे। तो जीडीपी की बड़ी आसान डेफिनेशन है, वो समझते हैं कि जीडीपी का मतलब होता क्या है। बोले भारत की जीडीपी कितनी, अमेरिका की जीडीपी कितनी। सो जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अब ध्यान से देखना, जीडीपी का मतलब क्या होता है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, भारत के अंदर ये पेन बना, पेन की कीमत दो जगह हो सकती है। एक, ये पेन बना, कंपनी ने इस पेन को कितने रुपए में बना दिया, फॉर एग्जांपल 10 रुपए में, लेकिन ये पेन आपको 10 रुपए में मिल जाएगा क्या, अभी गवर्नमेंट लूटेगी और लूट के इस पेन को कितने का कर देगी, 15 का, बहुत ज्यादा भी नहीं, पेन पे इतना नहीं लेंगे। तो ये क्या करा,
टैक्स लग गया इस पे। सो व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस पेन, 10 रुपीज और 15 रुपीज, सो 15 रुपीज। तो मैं जीडीपी में क्या काउंट करूंगा, मार्केट वैल्यू। तो वर्ड के मीनिंग समझना, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू। कार बनी फैक्ट्री में 5 लाख की, आपको कितने में मिलेगी, 15-16 लाख की। सो व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, 15-16 लाख। समझ में आ रहा है, टैक्स लग गया उस पे, सो मार्केट वैल्यू का मतलब है टैक्स उसमें जुड़ा हुआ है। सो जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल कार इज अ फाइनल गुड। कल हमने देखा था फाइनल गुड क्या होते हैं, दैट हैव क्रॉस द लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड वैल्यू इज नॉट एडेड, सॉरी वैल्यू इज नॉट येट टू बी एडेड, मतलब वैल्यू इज ऑलरेडी एडेड। अगर मैं कार की बात करता हूं, सब कार में टायर भी लगे हुए हैं, कार में इंजन भी लगा हुआ है, पेंट है, बॉडी है, लोहा लंगड़, 50 चीजें लगी हुई हैं, तो क्या मैं उनकी भी अलग अलग वैल्यू काउंट करूंगा, नहीं। उनकी वैल्यू सबकी किस में काउंट हो चुकी है, कार में। कार अगर बिक रही है तो उसमें टायर, उसका बॉडी, उसका पेंट, उसका प्लास्टिक, जो भी है सारी चीजें उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो मैं किसकी मार्केट वैल्यू देखूंगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो रेडी टू बी यूज्ड है। ऐसा करूंगा क्या मैं कि टायर भी जोड़ दूंगा, इंजन भी जोड़ दूंगा कि बोले वो फैक्ट्री ने टायर भी बनाए, फिर तो डबल काउंटिंग हो जाएगी सारी चीजों की, राइट। सो मैं किसकी कीमत जोड़ूंगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर। अब देखना फॉर एग्जांपल अभी कौन सा साल चल रहा है, 2023। अगर 2023 चल रहा है तो जब मैं जीडीपी काउंट करूंगा तो मैं सिर्फ वो प्रोडक्ट्स लूंगा जो कब बने हुए हैं, 2023 में। जो चीजें हो सकता कोई कार बनी हो 2020 में, भले ही वो अभी तक बिकी ना हो, लेकिन उसको मैं जीडीपी में काउंट करूंगा नहीं, क्योंकि वो इस साल बनी है। क्या, प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर, मतलब अगर मैं 2023 की जीडीपी काउंट कर रहा हूं तो मैं सारी वो चीजों को काउंट करूंगा जो कब बनी है, 2023 में। 2022 वालों को काउंट करूंगा नहीं, 2024 तो अभी आया ही नहीं, 1 महीने बाद आएगा। समझ में आया। लास्ट लाइन क्या लिखी, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। अब डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन सब लोग समझ गए, व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, बोले पॉलिटिकल फ्रंटियर 12 नॉटिकल माइल्स, फिर शिप्स और एयरक्राफ्ट्स, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये सब किसका पार्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी। सो अब देखना ध्यान से, रतन टाटा की कुछ फैक्ट्रियां हैं, जैगुआर है, लैंड रोवर है, नाम सुना है सबने। वो फैक्ट्रियां कहाँ हैं, इंग्लैंड में। तो रतन टाटा को जो इनकम होती होगी इंग्लैंड से, उन फैक्ट्री से, तो क्या हम उसको जीडीपी में काउंट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे ये बताओ, बिकॉज इट इज नॉट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। मैं क्या बोल रहा हूं, जीडीपी में मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तो जोड़ना है, लेकिन वो वाले गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या इंग्लैंड डोमेस्टिक टेरिटरी है, नहीं। तो बोले रतन टाटा ने जो चीज विदेश में बनाई उसको जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन आप सब जो एमआई के फोन चलाते हो, ओप्पो, वीवो, सब जेब में रखे हुए हो, इनका ऑनर कौन है, चाइनीज कंपनी, लेकिन ये कहां बनते हैं, भारत में। तो क्या उनको जीडीपी में काउंट करेंगे, हाँ करेंगे। सो अगर आपका ओप्पो का फोन है, ये जो आपका ओप्पो वाला फोन है जो आप चलाते हो, ये क्या है, मार्केट वैल्यू देखो, बोले कितने का फोन है, बोले बना तो वो 2000 का था, लेकिन टैक्स वैक्स लग के कितने में बिकता है वो, 20,000 रुपए में। सो बोले उसकी 20,000 वैल्यू देखो। मोबाइल देखा तो कैमरे वैमरे मत काउंट करो, वो तो उसकी वैल्यू में काउंटेड है, क्योंकि हमने क्या लिया है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बोले 2023 में बनना चाहिए, 23 में बना है, बोले हाँ। और डोमेस्टिक टेरिटरी में बना है, आंसर इज यस। भले उसका ऑनर कोई चाइनीज है, लेकिन बना कहां है वो, भारत में, तो हम उसको जीडीपी में काउंट करेंगे, करेंगे। समझ में आया। सो व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। इजी डेफिनेशन थी, बड़ी आसान था, सभी को समझ में आ गया। अच्छा, नेस्ले ने या वोडाफोन ने कोई चीज भारत में बेची, वो क्या बेचती है, वोडाफोन क्या बेचती है, सर्विसेज। आप उसको छू नहीं सकते हो, मोबाइल वोबाइल उसका जो चलाते हो, बट सर्विसेज यूज करी, तो क्या मैं उसको मेरी जीडीपी में काउंट करूंगा। वोडाफोन की सर्विसेज जो भारत में है, क्या मैं उसको जीडीपी में काउंट करूंगा, करूंगा। क्यों, क्योंकि वो भारत में दे रहा है, मींस इट इज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। समझ में आ गया। नेस्ले ने मैगी बेचा भारत में, भले उसका ऑनर कोई भी हो, या लक्स का साबुन, कोलगेट खरीदा, यूनिलीवर प्रोडक्ट, तो ये क्या है, वो बनता कहाँ है, डोमेस्टिक टेरिटरी, तो काउंट करूंगा मैं जीडीपी में, आंसर इज यस। समझ में आया। लेकिन रतन टाटा की जो कारें इंग्लैंड में बनती है उनको काउंट करूंगा नहीं। ये मुकेश अंबानी ने सऊदी अरामको, जो बहुत बड़ी ऑयल इंडस्ट्री है, उसमें शेयर खरीद रखे, तो उससे उसको जो फायदा होता होगा उसको काउंट करूंगा नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, सऊदी अरब में। लेकिन अगर रिलायंस भारत में ही कोई काम करता है तो उसको काउंट करूंगा, आंसर इज यस। तो जीडीपी का मतलब सबको समझ में आया। व्हाट इज जीडीपी, बोल के बताओगे। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। बड़ा आसान था। अब जीडीपी को दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। जीडीपी मतलब बोले क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बोले देश में जितनी भी चीजें बनती है सबकी क्या करो, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत को जोड़ दो, यही तो जीडीपी है, बोल सकते हैं ना।
बोले 2023 की जीडीपी कितनी है, तो बोले जनवरी से लेकर दिसंबर तक भारत में जो भी चीजें बनी, सुई से लेकर हवाई जहाज तक, उन सबकी फाइनल मार्केट वैल्यू को जोड़ दो तो जीडीपी आ जाएगी। ये बोल सकता हूं। अब मैं सारी चीजें तो जोड़ के बता नहीं सकता हूं यहां पे, क्योंकि करोड़ों चीजें हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। अब मान लो मैं एक हाइपोथेटिकल ऐसी जीडीपी ले रहा हूं जो सिर्फ किसका प्रोडक्शन करती है, कार का। किसका प्रोडक्शन करती है, एक ऐसा देश है जो सिर्फ क्या बनाता है, कार बनाता है ना। अब जीडीपी को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, बताऊं क्या, देखते हैं उसको अपन ब्लैंक स्लाइड पे देखते हैं जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज दिस नॉमिनल जीडीपी एंड व्हाट इज रियल जीडीपी। फॉर एग्जांपल दो टाइम पीरियड लेता हूं मैं, एक टाइम पीरियड ले रहा हूं मैं कब का, 2012 का, और अभी क्या चल रहा है 2023। अच्छा, मेरी इकोनॉमी जो है मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता हूं, कार। अच्छा, मेरे को जीडीपी में कौन सी वैल्यू लेना है, मार्केट वैल्यू लेना है या कौन सी वैल्यू लेना है, मार्केट वैल्यू। तो बोले मैंने 2012 में नंबर ऑफ कार्स बनाई, बोले कितनी कार बनाई मैंने, बोले 10 कार बनाई। कितनी कार बनाई, 10 कार। और बोले एक कार कितने रुपए की थी, 2 लाख की थी। कितने की थी, 2 लाख। और ये 2 लाख कौन सी वैल्यू थी, इट इज द मार्केट वैल्यू। उस समय मार्केट वैल्यू कितनी थी उस कार की, ये थी। सो मेरी जीडीपी कितनी आ जाएगी, 20 लाख रुपए आ जाएगी। भाई 10 कार बनाई 2-2 लाख की, तो टोटल मेरी जीडीपी कितनी आ गई, 20 लाख रुपीस। यही बोल सकता हूं मैं, मेरी जीडीपी कितनी आ गई, 20 लाख रुपए इन 2012। अब ये कार सुनना, ये कार कौन सी थी, बोले ये जो भी कार थी, बोले ये वही कार है, कौन सी, अपनी 800। ये वही 800 कार है जो मैंने 2012 में बनाई थी। अब दोबारा 2000 कहां पे आ जाते हैं अपन, 23 में। अब 2023 में क्या हुआ, मैंने दोबारा कारें बनाई, कौन सी, वही मारुति अल्टो 800। लेकिन इस बार मैंने सिर्फ कितनी कारें बनाई, 5 कार बनाई। लेकिन इस बार कार की कीमत क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। बोले पहले 2 लाख की आती थी, दिस टाइम मोदी सरकार टैक्स वैक्स भयंकर लेते हैं। बोले एक कार को कितने का कर दिया इनने, अरे और बढ़ा दो, बस चलो एक काम करो 6 लाख कर देता हूं। एक कार की कीमत क्या है, 6 लाख। ये 6 लाख क्या है, व्हाट इज दिस, मार्केट वैल्यू। आज के समय इस कार की कीमत कितनी हो गई है, मार्केट वैल्यू। हाँ ठीक है यार, 10-12 साल होगा, इतनी कीमत तो बढ़ जाती है। सो अभी जीडीपी कितनी आ गई 2023 में, बोलो 30 लाख रुपए। कितनी आ गई, ₹30 लाख। अब ध्यान से देखना, व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो देखो 2012 में जीडीपी कितनी थी, 20 लाख। 2023 में जीडीपी कितनी है, 30 लाख। कौन सी अच्छी है, 20 लाख या 30 लाख, 30 लाख अच्छी है क्योंकि बड़ा नंबर है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो 2012 में हमने असलियत में प्रोडक्शन ज्यादा किया था। बोल सकते हैं कितनी कार बनाई थी, 10। और 2023 में हमने सिर्फ कितनी कार बनाई, 5। लेकिन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण, पहले कार कितने की थी, अब कार कितने की है, 6 लाख। सो महंगाई के कारण ये जीडीपी क्या दिख रही है, बढ़ी हुई दिख रही है। असलियत में कौन सी जीडीपी बढ़ी होना चाहिए, 2012 की। सो अगर मैं कभी भी कोई भी चीजों को निकालता हूं, तो मैंने आज जीडीपी निकाली इस साल, हो सकता है इस साल महंगाई का रेट कुछ अलग हो, अगले साल महंगाई रेट अलग होगा, उसके अगले साल अलग होगा। सो मुझे असलियत में पता चला क्या कि मेरी जीडीपी ग्रो कर रही है या नहीं। अगर मैं सिर्फ इस 30 लाख के नंबर को देखूंगा तो मुझे पता चलेगा मेरी जीडीपी ग्रो करी या नहीं करी, नहीं। सो मुझे इस नंबर को किसी ना किसी एक पर्टिकुलर नंबर से क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि जीडीपी महंगाई के कारण बड़ी दिख रही है या सचमुच प्रोडक्शन बढ़ गया है। प्रोडक्शन बढ़ा तो अच्छी बात है और महंगाई बढ़ी तो बुरी बात है। समझ में आ गया। सो मैंने ये 2012 इसलिए लिया था क्योंकि इस 2012 को बोला जाता है बेस ईयर। क्या बोला जाता है, बेस ईयर। सो हम जब भी जीडीपी को निकालते हैं तो हम लोगों ने एक बेस ईयर चुन रखा है। बेस ईयर उस ईयर को चुना जाता है। बोले 2012 में अकाल पड़ा था, बोले नहीं। फ्लड आई थी, बोले नहीं। ड्रॉट आई थी, बोले नहीं। बोले एकदम नॉर्मल साल निकला था जब सारी चीजें कैसी थी, प्रॉपर वर्क करी। सो बोले 2012 में हर चीज की कीमत क्या थी वो देखो और अभी क्या है वो देखो और इन्फ्लेशन को फिर क्या करो, एडजस्ट करो। सो एडजस्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रियल जीडीपी। सो ये जो बढ़ी हुई प्राइसेस दिख रही है, जो आज की प्राइसेस है जिसको बेस ईयर से कंपेयर नहीं किया है, हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट नॉमिनल जीडीपी। बोल सकता हूं मैं। सो दिस इज नॉमिनल जीडीपी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ी हुई दिख रही है। लेकिन अगर मैं इसको 2012 के बेस ईयर से एडजस्ट कर दूंगा तो ये तो क्या थी, नॉमिनल जीडीपी। अब एडजस्ट करें, बोले उस समय कार की कीमत कितनी थी, 2 लाख। सो 5 कार बनी इस बार। सो 5 कार इंटू 2 लाख रुपए, तो कितने जीडीपी आ गई, 10 लाख रुपए। सो असली जीडीपी क्या है, व्हाट इज द रियल जीडीपी, दैट इज 10 लाख। सो 10 लाख इज द
रियल जीडीपी। समझ में आ गया? सो व्हाट इज रियल जीडीपी एंड व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? इजी था। तो जीडीपी को कैलकुलेट किया, उसको जब एडजस्ट किया बेस ईयर के प्राइसेस के साथ, तो हमको क्या निकल के आ गई? रियल जीडीपी। अरे होता है ऐसा प्राइस, असल में जैसे अपन फॉर्च्यूनर खरीदते हैं, बोले कितने की आई? 50 लाख की। कार तो 15 लाख की बनती है, बाकी सब तो क्या है, उस पर टैक्सेस है। ये सच्चाई है, टैक्सेस इतने भयंकर लगते हैं अपने आप पे, समझ रहे हो कि 10 साल बाद भी 15 लाख की बनेगी कार। नहीं, 10 साल देखो डिपेंड करता है, कार बनने में बहुत सारी चीजें लगती है। उस समय टायर की क्या कीमत थी, ये सब चीजें जोड़ के ही तो कंपनी वाला कार बना के देगा ना। उस समय प्राइसेस अलग होंगे, लेकिन जब हम उस प्राइसेस को अगेन बेस ईयर के साथ एडजस्ट करेंगे, सो वी विल अराइव एट द रियल जीडीपी नंबर्स। सभी को समझ में आया व्हाट इज रियल जीडीपी एंड व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी हमको सही वैल्यूज नहीं देती है, वो बढ़ी हुई चीजें देती है। अब पता चला, अच्छा देखो, अब मुझे पता चला कि 2023 में जीडीपी, रियल जीडीपी कितनी है? 10 लाख। 2012 में जीडीपी कितनी थी? 20 लाख। सो अगर मैं रियल टर्म्स में बात करूं तो जीडीपी में पॉजिटिव ग्रोथ हुई है या नेगेटिव ग्रोथ हुई है? वी हैव नेगेटिव ग्रोथ। पर अगर नॉमिनल में देखूंगा तो लगेगा पॉजिटिव ग्रोथ है, बट दिस पॉजिटिव इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई के कारण ये ग्रोथ कैसी दिख रही है? बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। असलियत में तो ग्रोथ कैसी हो गई है? नेगेटिव। समझ में आ गया? सो जीडीपी को काउंट करना है तो जीडीपी को काउंट करने के दो तरीके, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? एस्टिमेटेड यूजिंग करंट ईयर प्राइस। बोले 2023 में निकाल रहे हो, 2023 में कार की कीमत कितनी थी? 6 लाख रुपए। सो बोले 5 × 6 30 लाख रुपए। सो आपने क्या किया? करंट ईयर प्राइसेस पे जब जीडीपी को निकाला तो हमने क्या बोला उसको? नॉमिनल जीडीपी। लेकिन जब हमने उसको बेस ईयर के प्राइस जो 2012 का बेस ईयर है उसके साथ एडजस्ट किया, सो वी कॉल इट रियल जीडीपी। समझ में आया? अब बोले महंगाई कितनी बढ़ी? महंगाई कितनी बढ़ी? देखो हमारी कार कितने की थी 2012 में? 2 लाख की। अब कितने की हो गई? 6 लाख की। मतलब 2 लाख की कार हो गई 6 लाख की, मतलब उसमें 4 लाख की कीमत बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। तो बोले टोटल जीडीपी में कैसे निकालोगे? बोले 20 लाख से 30 लाख की हो गई, हो गया जीडीपी। लेकिन महंगाई कैसे निकालोगे आप? ये तो बड़ा नंबर दिख रहा, बट असलियत में जीडीपी बढ़ी है या नेगेटिव में? नेगेटिव में। बोले महंगाई के कारण जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है। तो बोले आपको इन्फ्लेशन निकालना है, तो इन्फ्लेशन निकालने का तरीका क्या है? हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट जीडीपी डिफ्लेटर। हम उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। बोले निकालना है ना 2012 से अभी तक कितनी महंगाई बढ़ गई, तो क्या निकालो आप? जीडीपी डिफ्लेटर। कि जीडीपी को क्या कर दो? डिफ्लेट कर दो, उसकी ओरिजिनल औकात में ले आओ, तो उसको क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। अब निकाल के देखें अपन, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। ये हमको बताएगा कि कितने % महंगाई बढ़ गई है। निकाल के देखें, अपन 2023 पे ही निकालते हैं। तो अगेन मैं इस बार 2023 वाला जीडीपी डिफ्लेटर निकालता हूं, कितना आएगा देखते हैं अपन। जीडीपी डिफ्लेटर से हमको पता चलेगा कि महंगाई कितनी है। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी हमारी कितनी निकली थी? 30 लाख। रियल जीडीपी कितनी थी? 10 लाख या 20 लाख? अच्छा हाँ, 5 कार 2-2 लाख की थी, तो 10 लाख हमारी क्या थी? रियल जीडीपी इंटू 100। काटू में, ये कितना आ गया? 3 इंटू 100 300%। मतलब कीमत कितनी बढ़ चुकी है? 300%। मतलब 1 रुपए की चीज 3 रुपए में मिल रही है। यही तो हुआ था, 2 लाख की कार 6 लाख में मिल रही थी। सो जीडीपी डिफ्लेशन ने हमको बता दिया दैट दिस इज द इन्फ्लेशन। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? सो जीडीपी डिफ्लेटर गिव्स अस द इन्फ्लेशन वैल्यूज, कि इन्फ्लेशन के कारण जीडीपी कितनी बढ़ी हुई दिख रही है। जीडीपी डिफ्लेटर से आप इजीली उसको कर सकते हो, हाँ करेक्शन मेजर आप ले सकते हो। सो जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब समझ में आ गया। व्हाट इज दिस? जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। इससे क्या पता चल जाएगा? कितनी महंगाई है, और महंगाई के कारण जीडीपी कितनी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। समझ में आ गए? हमको जीडीपी निकालना था क्या? हमको तो क्या निकालना था? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या था? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, जीडीपी तो हमने काय पे निकाली है? मार्केट प्राइस, क्योंकि हम लिख रहे हैं ना यहाँ पर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब हम तो टैक्स वगैरह भी जोड़ रहे हैं, पर हमको तो क्या निकालना है? बोले नेशनल इनकम। तो अब नेशनल इनकम के लिए जीडीपी को कैलकुलेट करना स्टार्ट करें अपन। बड़ा आसान है, मैंने उसके फॉर्मूलेज भी लिख के रखे हुए हैं, स्लाइड्स में मिल जाएंगे। मुझे ये पता चल गया कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं। समझ में आ गया? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। बोले 2023 में कितना करा, सबकी मार्केट वैल्यू निकाल के ऐड कर दो। तो अब मुझे जीडीपी से मुझे निकालना क्या है? व्हाट इज नेशनल इनकम? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
अब देखो वन बाय वन, अब मैं बार बार जीडीपी एट एमपी नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ जीडीपी लिखूंगा। इसका मतलब क्या है, जीडीपी एमपी। हाँ सर जीडीपी एमपी जो अपन निकाला है इसमें अभी करंट ईयर है वो। अभी करंट ईयर पे ही निकला है। मार्केट प्राइस का मतलब ये नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे हैं अभी अपन, अभी नॉमिनल जीडीपी ही निकला है। अब अपन जाए जीडीपी से नेट नेशनल प्रोडक्ट पे। तो देखो सबसे पहले मैं ग्रॉस को किस में कन्वर्ट करना है, नेट में। तो देखो सबसे पहले मुझे ग्रॉस को किस में कन्वर्ट करना है, नेट में। तो ये जी से हो गया नेट। डोमेस्टिक से किसको कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक से कन्वर्ट करना है मुझे नेशनल पे। अभी बताता हूं इनका मीनिंग क्या है। प्रोडक्ट का तो प्रोडक्ट है, और मार्केट प्राइस से कहां जाना है मुझे, मार्केट प्राइस से मुझे जाना है फैक्टर कॉस्ट पे। यही करना है मुझे। अगर ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी तो इजीली मेरा काम बन जाएगा। अच्छा, ग्रॉस से नेट पे कैसे जाते हैं, कल भी हमने सीखा था। ग्रॉस मतलब डेप्रीशिएशन को कंसिडर नहीं करते हैं। बोले मेरी इन्वेस्टमेंट मैंने कितना किया एकेडमी में, बोले 10 बेंचें लगा दी इस साल, लगा दी इस साल। सो मैं बोल रहा हूं मैंने 10 बेंचों का क्या कर दिया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन हो सकता है कि 2 बेंचें मेरी टूट गई हो। सो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 10 मैंने नहीं लाया और 2 टूट गई थी, तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट मैंने कितना किया, 8 का। सो ये जो 2 बेंचें टूट गई है, व्हाट इज दिस, दिस इज डेप्रीशिएशन। सो जब भी ग्रॉस में से हम डेप्रीशिएशन को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, नेट। सो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करूंगा, डेप्रीशिएशन को माइनस करूंगा। तो यहां लिखते चलूं। सो देखो जीडीपी में, जीडीपी से एनडीपी निकालूं अब मैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कैसे निकालूंगा, जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन। यही निकला, पहला फॉर्मूला मेरा यहां से निकल गया। अब दूसरा मैं बोल रहा हूं डोमेस्टिक से कहां जाना है, नेशनल। बोले देखो मुझे क्या निकालना है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम पता नहीं चल रही है क्योंकि रतन टाटा ने जो काम इंग्लैंड में किया है वो उसकी इनकम है। बोल सकते हैं लैंड रोवर और जैगुआर से जो उसको फायदा मिला वो उसकी इनकम है, तो बोले वो हमारा हक है, हम जोड़ेंगे। लेकिन जीडीपी में वो जुड़ रहा है क्या, नहीं। बोले वो तो बाहर बना है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। सो डोमेस्टिक से हमको कहां आना है, नेशनल। बोले रतन टाटा ने जितना पैसा बाहर कमाया उसको जोड़ो, प्लस वोडाफोन वाले ने जितना कमाया उसको घटाओ, है ना। मुकेश अंबानी ने सऊदी अरामको से जितना पैसा कमाया उसको जोड़ो, और बाकी कोई यहां से जो कमा के ले गया उसको घटाओ। एमआई वाला जो पैसा यहां पे कमाया उसको घटाओ। तो हमको क्या पता चलेगा कि नेशनल, नेशनल मतलब ये कोई राष्ट्रवादी वाला नेशनल नहीं। नेशनल मतलब कि जो भी नेशन के सिटीजन्स हैं उन्होंने कितनी इनकम करी, तभी तो नेशनल इनकम पता चलेगी। सो बोले डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाते हैं, सो बोले नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या करना है हमको, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड व्हाट इज दिस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बोले मुकेश अंबानी ने जितना कमाया जोड़ो, रतन टाटा ने जितना कमाया जोड़ो, नेस्ले वाले ने जितना कमाया उसको घटाओ। सो उनका जो भी ओवरऑल समेशन आता होगा हम उसको क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो देखो एनडीपी तो मेरा आ चुका था। सो अब मैं लिख रहा हूं नेट, बोलो नेशनल प्रोडक्ट। कैसे आऊंगा, एनडीपी का फॉर्मूला तो ये था जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आ गया मैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन अभी ये सब काय पे चल रहा है, मार्केट प्राइस पे। लेकिन मुझे तो किस पे निकालना है, फैक्टर कॉस्ट पे। सो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाते हैं, देखो मार्केट प्राइस मतलब क्या रहता है, मार्केट प्राइस में क्या एडेड रहते हैं, टैक्सेस एंड सब्सिडीज रहते हैं ना इसमें ऐड। देखना टैक्सेस क्या करते हैं, किसी भी कीमत को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और सब्सिडीज क्या करती है, किसी की भी कीमत को डिक्रीज कर देती हैं। बोल सकता हूं मैं। अब प्रोडक्ट्स पे जो टैक्सेस लगते हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस रहते हैं या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस रहते हैं। सो अब मैं यहां पर लिखूंगा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, सो मैं माइनस क्या करूंगा, टैक्सेस घटा दूंगा। सो मैं लिख रहा हूं माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है टैक्सेस को घटाओ और सब्सिडीज को ऐड कर दो। सो आप मार्केट प्राइस से कहां आ जाओगे, फैक्टर कॉस्ट पे। बड़ा आसान है। सो देखो अब ये जो एनडीपी थी, एनएनपी, ये मार्केट प्राइस पे थी, बोलो हाँ। कैमरे इशू के कारण शायद ये 2 मिनट का वीडियो कट हो गया होगा, जिसको मैं अभी बीच में डाल दे रहा हूं, तो इशू नहीं है। देख लेते हैं जल्दी से। जीडीपी से हमको क्या निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो देखो सबसे पहले हमको ग्रॉस से कहां जाना पड़ेगा, नेट। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस की जगह मैंने लिखा है नेट, तो जीडीपी में से मैं क्या माइनस करूंगा, सो जीडीपी में से मैं माइनस करूंगा डेप्रीसिएशन। ये आ गया। अब मुझे डोमेस्टिक से जाना है नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो मैं लिख रहा हूं नेट का नेट, डोमेस्टिक की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, पहले एनडीपी तो मुझे एज इट इज लिखना पड़ेगा माइनस डेप्रीसिएशन
प्लस डोमेस्टिक से मैं कहाँ आया, नेशनल, तो क्या ऐड कर दूंगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर दूंगा। ये मैंने ऐड किया तो अब मेरा क्या निकल गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन ये सारी चीजें कहाँ पर निकली है, मार्केट प्राइस। सारी चीजें कहाँ पर निकली है, मार्केट प्राइस। लेकिन मुझे तो कहाँ पर निकालना है, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर निकालना है। फैक्टर कॉस्ट मतलब मैं इसको बेस ईयर से क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोगों ने देखा था, इसमें हम क्या ऐड करते हैं, प्लस टैक्सेस करते हैं और माइनस सब्सिडीज करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो, अब मैं निकाल रहा हूँ नेट नेशनल प्रोडक्ट, अब मैं लिख रहा हूँ फैक्टर कॉस्ट। सो इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो मैं लिखता हूँ जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड दिस इज दी नेशनल इनकम। तो यही मेरी क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम। तो आसान थी काफी, समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। यहाँ पे सभी को समझ में आया मैंने कैसे निकाला नेशनल इनकम को, बड़ा आसान था। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है, टैक्सेस को घटाओ और सब्सिडीज को ऐड करो, क्योंकि टैक्सेस कीमत को बढ़ा देते हैं और सब्सिडीज कीमत को घटा देती हैं, तो उनको एडजस्ट करा। सो मार्केट प्राइस से मैं कहाँ गया, फैक्टर कॉस्ट। बड़ा आसान था। तो मैंने जीडीपी से क्या निकाल दिया, एनएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एंड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सीएसओ नहीं, कौन बोलता है ऐसा, एनसीईआरटी। सब कोई रॉन्ग हो सकते हैं लेकिन एनसीईआरटी कभी रॉन्ग नहीं होती। सो जो एनसीईआरटी बोलती है हम लोग केवल वही काम कर रहे हैं। इजी था, नेशनल इनकम निकाल लोगे। अच्छा देखो, नेशनल इनकम निकालना बड़ा आसान है। अगर जीडीपी मिल जाए तो फिर मैं नेशनल इनकम निकाल सकता हूं, राइट। तो हम लोगों के पास कोई ऐसी डायरेक्ट मेथड नहीं है जिससे हम नेशनल इनकम निकालें। पहले हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट वी कैलकुलेट जीडीपी, और जीडीपी के बाद ये वाले अपने फॉर्मूले लगा के क्या निकाल देते हैं, बोलो, एनडीपी, सॉरी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इजी है ना। सो जीडीपी निकल गया मार्केट प्राइस पे, तो फिर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना बाएं हाथ का खेल है। और कैसे बोले, वो ऐसे कैलकुलेशन आप कर देना जो मैंने यहां पर करके रखी है, बड़ा आसान था। अब बोले जीडीपी निकालें कैसे, जीडीपी निकाले कैसे। अभी तो मैंने सिर्फ कार प्रोड्यूस करी थी इकोनॉमी के अंदर, कार से जीडीपी निकालना बड़ा आसान था। लेकिन जीडीपी में सिर्फ कार बनती है क्या, हजारों लाखों टाइप की चीजें बनती हैं, राइट। तो अब उसको कैलकुलेट करें तो करें कैसे, तो उसके तरीके हैं तीन। कितनी मेथड्स हैं उसकी, तीन। सो जीडीपी कैलकुलेशन की कितनी मेथड है हमारे पास, तीन। और जीडीपी आ गई तो फिर आप आराम से क्या निकाल सकते हो, नेशनल इनकम। अच्छा, मेथड समझने के पहले एक बार जीडीपी में कुछ रिलेशन देखें अपन। अच्छा, जीडीपी बढ़ती है तो वह अच्छा है या बुरा है, जीडीपी बढ़ती है तो वह अच्छा है या बुरा है, हाँ, जीडीपी बढ़ती है तो अच्छा है या बुरा है। सुनना, 2012 में जीडीपी कितनी थी, बोलो, कितनी कार बनाई थी हमने, 10 कार 2 लाख के हिसाब से, तो जीडीपी कितनी थी, 20 लाख। 2023 में हमने सिर्फ कितनी कार बनाई थी, 5 कार। इस समय कितनी कार बनाई थी, 10 कार। इस समय कितनी कार बनाई, 5। लेकिन एक कार कितने की थी, 6 लाख की। सो इस बार कितनी जीडीपी है, 30 लाख। सो जीडीपी बढ़ी तो क्या हमेशा अच्छा होता है, आंसर इज नो। हमेशा जरूरी नहीं है कि जीडीपी इंक्रीज हो रही है मतलब वेलफेयर भी बढ़ रहा है, हो सकता है। देखना अब, अच्छा जीडीपी में एक बात बताना, ये पूरी क्लास है, हो सकता है सारा प्रोडक्शन गजेंद्र ही करता हो, बाकी सब बिल्कुल फुकदम बैठे हुए हैं। बट गजेंद्र भारत के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है, वो बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्शन कर रहा है, और बाकी सब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गजेंद्र अकेला 10 लाख का माल बनाता है और बाकी सब बैठ के बस बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। इसका क्या मतलब है, पर भी जीडीपी तो भारत की बढ़ेगी क्योंकि गजेंद्र भारत के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन मुझे ये पता चल रहा है क्या कि इनइक्वालिटीज कितनी है, हो सकता है सारा प्रोडक्शन गजेंद्र ने कर दिया, बाकी सब बैठे हुए हैं। सो इसका क्या मतलब है, पता चलेगा क्या, नहीं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी से हमको ये नहीं पता चलता कि क्या सच में वेलफेयर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। हो सकता है सारा प्रोडक्शन अकेला मुकेश अंबानी कर रहा हो, या गौतम अडानी कर रहा हो, या जिंदल वाले कर रहे हो, और बाकी सब क्या हो, बैठे हुए, रतन टाटा वगैरह जैसे लोग कर रहे हैं। तो हमको ये कभी नहीं पता चलेगा। अगर वो लोग ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो भारत की जीडीपी बड़ी तो हो जाएगी, लेकिन ये पता चलेगा कि आम आदमी क्या कर रहा है। हो सकता है आम आदमी बैठा हुआ हो। सो जीडीपी राइज कर सकती है बट वेलफेयर में नॉट राइज, में नॉट राइज। हमेशा ऐसा होगा क्या, वैसे माना जाता है जीडीपी बढ़ रही मतलब सबका अच्छा हो रहा है, बट वेलफेयर में नॉट राइज, कि हो सकता है सारा प्रोडक्शन कौन कर रहा हो, अकेला मुकेश अंबानी। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर इनइक्वालिटीज वाली प्रॉब्लम हमको दिखाई देना स्टार्ट हो सकती है। मतलब बोले अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब। शिवाजी द बॉस पिक्चर देखी है तुम लोगों ने, हाँ, बस वो शिवाजी द बॉस ये जीडीपी कैलकुलेशन करने के बाद ही बनी थी। इजी था ये। सो जीडीपी इज राइजिंग बट वेलफेयर में नॉट राइज, हो सकता है वेलफेयर ना बढ़े।
समझ में आया? अब दूसरा, जीडीपी की डेफिनेशन फिर से बोलो। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू। बोले मार्केट वैल्यू मतलब क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? पैसा। सो देखना, अगर जीडीपी को मैं काउंट करता हूं तो वहां पर नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस का कोई भी रोल नहीं है। देखना, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, शांति से बैठो। डोमेस्टिक सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी ने जो घर में काम किया, क्या उन्होंने उसके पैसे लिए? क्या उसकी मार्केट वैल्यू ली? तो वो जीडीपी में काउंट होगा? नहीं। बट वुमेन्स आर 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बोल सकते हैं। ये दुनिया में भी अराउंड 50% है, वैसे ज्यादा है महिलाएं, चिंता मत करो, लड़कों की बहुत कमी है। अराउंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ वुमेन्स। इसका मतलब क्या, लड़के कम है। लेकिन वो जो 55% महिलाएं वो डोमेस्टिक वर्क जो करती हैं, उसके वो पैसे नहीं लेती घर में। बच्चा संभालने के पैसे लेती मम्मी लोग? नहीं। झाड़ू पोछा लगाने के, खाना बनाने के पैसे नहीं लेती हैं। अगर पैसे नहीं लेंगी तो मार्केट वैल्यू निकलेगी क्या? और मार्केट वैल्यू नहीं निकलेगी तो जीडीपी में काउंट होगा क्या? सो यहां पर अंडर एस्टिमेशन हो रहा है जीडीपी का, स्पेशली भारत की, बोल सकते हैं। देखो विदेशों में तो क्या करते, बोले हमारी मम्मी उसके घर खाना बनाती है और उसकी मम्मी हमारे घर खाना बनाती है। हमने उसकी मम्मी को पैसा दिया, उसने हमारी मम्मी को पैसा दिया। तो उन्होंने क्या करा, दोनों की मम्मियों को जो उन्होंने काम करे उसको पैसे में तोल दिया, तो उनकी जीडीपी तो बढ़ी हुई दिख रही है। लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं क्या, बोले हमारी मम्मी हमारे घर, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे घर, बात खत्म। यही करते हैं हम लोग। सो हमारे यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनना, अंडर एस्टिमेशन ऑफ द जीडीपी। हमारे यहाँ पे जीडीपी हमेशा कैसी कैलकुलेटेड रहती है? अंडर एस्टिमेट। समझ में आ गया? डोमेस्टिक सर्विस। मान लो मैं किसी दोस्त को फोकट में पढ़ा रहा हूं, तो फिर ये क्या हुआ, इसकी मैं मार्केट वैल्यू निकालूंगा क्या? मैंने फ्री में पढ़ा दिया, सो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करूंगा। लेकिन आप लोगों को पढ़ाता हूं तो जीडीपी में कैलकुलेट करूंगा, हाँ, क्योंकि पैसा लिया है आपसे। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और मैं क्या प्रोवाइड करता हूं? सर्विसेज, और वो भी पैसे में, तो मार्केट वैल्यू है उसकी। अब एक और चीज देखना, नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज में, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी ये बोले मनी को बीच में लाते ही नहीं है। ट्रेड करना है, व्यापार कैसे होता है? बोले पैसे के थ्रू। मुझे कुछ सामान चाहिए था, पैसा दिया, आपसे सामान ले लिया। पर बोले पैसा वैसा छोड़ो, मैं क्या उगाता हूँ? वीट। मैं क्या उगाता हूँ? वीट। आप लोग क्या पैदा करते हो? शूज। क्या उगाते हो आप लोग? जूते बनाते हो। मैं अपने गेहूं आपको दे दूंगा और बदले में आपसे क्या ले लूंगा? जूते ले लूंगा। इसमें कहीं भी पैसा बीच में आया क्या? नहीं आया। सो इस टाइप के ट्रेड को हम बोलते हैं बार्टर ट्रेड, या फिर क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम, या फिर इसको बोलते हैं सीसी मनी। बोले कॉमोडिटीज वर एक्सचेंज्ड अगेंस्ट द कॉमोडिटीज। वीट इज अ कॉमोडिटी, शूज आर कॉमोडिटीज। हमने चीज के बदले चीज बदल ली, पैसे को बीच में आने नहीं। बोले पैसे से लड़ाई होती, पैसा बीच में नहीं आने देंगे, और चीज के बदले चीज बदल लेंगे। किस में ट्रेड करेंगे? बार्टर सिस्टम में। सो अगेन इसकी मार्केट वैल्यू आप निकाल पाओगे? नहीं। सो ये वाले ट्रेड भी जीडीपी में काउंट नहीं होते हैं। सो ये सब जीडीपी की खामियां है जो मैं एक के बाद एक बताते जा रहा हूं। तीसरा देखना, एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या होता है? बड़ा आसान है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। जीडीपी समझ में आ गई, कैलकुलेट कैसे करते हो? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट समझ में आ गया, आसान था ना, 2-4 बार रिवाइज करोगे तो सीख भी जाओगे। अब देखना एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा आया और उसने कौन सी फैक्ट्री लगा दी? जैगुआर नहीं, थोड़ी बुरी फैक्ट्री बताओ। टाटा स्टील प्लांट। क्या लगा दिया उसने? टाटा स्टील प्लांट। अब देखो रतन टाटा आया, उसने लगाया टाटा स्टील प्लांट। टाटा स्टील प्लांट में क्या होगा? स्टील का प्रोडक्शन होगा, बहुत सारा कोयला जलाना पड़ेगा, और वगैरह का एक्सट्रैक्शन होगा। सो वो क्या करेगा? बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करेगा। पॉल्यूशन कहाँ करेगा? बोले एक तो कोयला वोयला जलाएगा, नेचुरल रिसोर्सेस, एयर पॉल्यूशन, प्लस स्टील प्रोडक्शन होता, कोयला जलाओ वलाओ, फिर ठंडा करो, पानी में वाटर पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन वो 2 टाइप का करेगा, एयर पॉल्यूशन प्लस वाटर पॉल्यूशन। बाकी और तुम भी देख लेना, कैंसर होता क्या क्या होता, वो सब लिख देना यहाँ पे। अब देखना, जो पॉल्यूशन हुआ, फैक्ट्री किसने लगाई? रतन टाटा ने। वो तो इससे पैसा कमाएगा, लेकिन जहां फैक्ट्री लगी, और मान लो आप लोग उसी एरिया में रहते हो, आपकी गांव में उसने फैक्ट्री लगा दी और आपको जॉब भी नहीं दी उस फैक्ट्री में, आप लोग सिर्फ बेरोजगार बैठे हुए हो, घर में देख रहे हो कि वहां टाटा स्टील प्लांट चल रहा है, लेकिन अब आपकी एयर कैसी हो गई है? पॉल्यूटेड, दूषित हवा हो गई। बोले एक तो कुछ मिला नहीं, ऊपर से जहर और सूंघना पड़ रहा है। पानी जो पीते थे अच्छा खासा, बोले नदी का, वो भी कैसा हो गया है? गंदा। सो इससे हुआ क्या? रतन टाटा को तो फायदा हो गया, लेकिन आपको जो नुकसान हो गया, कि रतन टाटा उसका पैसा आपको देने वाला है? नहीं देने वाला है। सो दिस इज एन एक्सटर्नलिटी। सो उसने आपके लिए क्या क्रिएट कर दिया? हार्म। सो दिस इज अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। उसने आपके लिए क्या क्रिएट कर दी? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। इससे आप बड़े गुस्सा आ गए, आपने बोला हटाओ साला ये सब तामझाम तुम्हारा, और लेके जाओ टाटा स्टील प्लांट। रतन टाटा को भी समझ में आ गई, बोले यार नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बहुत क्रिएट कर ली, बदले में इनको कुछ नहीं दिया। अब बोले अब मैं नई चीज लेके आता हूं, दैट इज
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस। टीसीएस बोले तो ये आईटी कंपनी है ना, क्या इससे पॉल्यूशन होता है? नहीं। बोले टीसीएस खुलेगी तो अब क्या होगा देखना है। अपने इंदौर में टीसीएस खुली तो सुपर कॉरिडोर पे लैंड प्राइसेस इंक्रीज हो गए, बोल सकते हैं ना, लोगों ने सट्टाबाजी शुरू कर दी, बोले जल्दी जल्दी जमीनें खरीद लो क्योंकि वहां तो इंजीनियर आने वाले हैं, इंजीनियर्स आर वेरी रिच। तो ये क्या हुआ, अब सब्सिडाइजेशन होगा, वहां पे जमीन के प्राइसेस बढ़े, चाय की दुकानें खुल गई, बोल सकते हैं चाय सुट्टा बार जैसे सिगरेट विगरेट दारू की दुकानें खुलना शुरू हो गई, टी स्टॉल खुल गया। क्या ये टी स्टॉल वाला टीसीएस में काम करता है? नहीं। लेकिन टी स्टॉल वाले को क्या मिल गया इसके कारण? बोलो, एम्प्लॉयमेंट। सो इसका क्या होना शुरू हो गया? बेनिफिट। क्या इससे रतन टाटा को ये पैसा देगा चाय के हिस्से को कि भैया मेरी इतनी चाय बिक गई तो 10-5 रुपए आप भी रख लो? नहीं, ये पूरा पैसा खुद दबा के रख लेगा, बोल सकते हैं। सो ये क्या हुआ, अगेन एक्सटर्नलिटी क्रिएट हुई एंड दिस टाइम इट इज बेनिफिट, सो वी कॉल इट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। सो पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कोई भी क्रिएट हो, क्या उसको हम जीडीपी में काउंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ये भी जीडीपी का एक क्या है? डिफेक्ट है। जो भी समझना वो समझ लो। समझ में आ गए? इजी था। तो जीडीपी में हमने देखा जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं, उससे नेशनल इनकम पे अराइव करना सीखा। फिर ये सीखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी इज राइजिंग बट वेलफेयर में नॉट राइज। नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस को काउंट नहीं करते हैं और एक्सटर्नलिटीज को भी काउंट नहीं करते हैं। समझ में आया? बोले अगर एक्सटर्नलिटीज को एडजस्ट करना आप सीख जाओ तो वो जो जीडीपी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रीन जीडीपी। बोले फॉर एग्जांपल आपने जीडीपी क्रिएट करी, बोले कितने टोटल आपने कितनी कर दी? 200 लाख करोड़। कितने रुपए का आपने प्रोडक्शन करा? 200 लाख करोड़ का प्रोडक्शन करा। तो दिस इज योर जीडीपी। बोले भारत के अंदर ही बनाया, एक साल में बनाया, और सारे गुड्स एंड सर्विसेज की ओवरऑल वैल्यू कितनी निकाली? 200 लाख करोड़, है ना। बोले ये तो निकाला, बोले लेकिन इसमें जंगल वंगल बहुत काट दिए। बोले फैक्ट्री बनी, बोले इस बार जीडीपी में कारें नहीं बनी, सिगरेट बहुत बनी। सिगरेट बनती है तो पेड़ कटते हैं, समझ रहे हो। बोले अगर आप 500 सिगरेट पी जाते हो, व्हाट डज इट मीन? आपने एक पूरा नीम का पेड़ काट डाला, यही मतलब होता है, क्योंकि उसमें फाइन क्वालिटी ऑफ वुड की जरूरत पड़ती है। तो जो सिगरेट पीते हैं, मतलब समझ रहे हो, वो इन्वायरमेंट के कितने बड़े दुश्मन हैं। वो आपको, आपके मम्मी पापा को प्रदूषण में फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखना, ये टोटल जीडीपी निकल गई आपकी, लेकिन आपने बोले जंगल वंगल बहुत काट दिए, बहुत पॉल्यूशन कर दिया। सो बोले अगर वापस वैसे ही जंगल लगाते तो कितने लाख रुपए लग जाते? सो बोले कितने लाख रुपए लग जाते? 90 लाख करोड़ के आपने नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। सो बोले 200 में से 90 को घटा दो, तो अब आपकी जीडीपी कितनी आई? 110 लाख करोड़। सो दिस इज द ग्रीन जीडीपी। ये कौन सी जीडीपी निकाल दी आपने? ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी मतलब सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बोले अगर आप उनको कंपनसेट करना शुरू कर दोगे तो आपको पता चलेगा हमारी रियल जीडीपी या ग्रीन जीडीपी कितनी है। रियल जीडीपी नहीं, सॉरी, कौन सी जीडीपी? ग्रीन जीडीपी। हमारी सरकार हमेशा हमको कौन सी जीडीपी के नंबर्स देती है? रियल, नॉमिनल या ग्रीन जीडीपी? नॉमिनल। मोदी जी बोलते हैं जीडीपी हमेशा बढ़ रही है, इसलिए नहीं बढ़ रही कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। बोले प्राइसेस, बोले मैं इतने बढ़ा दूंगा कि जीडीपी बढ़ जाएगी, देखो तुम। बोले ग्रीन जीडीपी की तो कभी बात करना मत, क्योंकि मुझे ही नहीं पता कितने जंगल वंगल कटवा डाले मैंने। समझ में आ रहा है? बोल सकते हैं हम। सो ग्रीन जीडीपी की बात भारत में नहीं होती, ये सब यूरोपियन कॉन्सेप्ट हैं, और वो लोग भी सिर्फ बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते। समझ गए? जीडीपी और वेलफेयर का क्या रिलेशन है? व्हाट इज दिस? ग्रीन जीडीपी। अब जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं। बड़ी आसान टर्मिनोलॉजीज हैं। एक होती है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है? देखो, नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम में बोले सबकी इनकम जोड़ दो। आपकी इनकम कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आपने जमीन दे दी हो तो क्या मिलेगा बदले में? रेंट, है ना। कोई को ब्याज पे पैसा दे दिया हो, इंटरेस्ट मिल रहा हो सकता है आप भीख मांगते हो, ये भी तो क्या है? एक इनकम ही है। या आप कुछ भी नहीं करते हो, एकदम बेरोजगार नल्ले हो, आपको कोई क्या देता है? गिफ्ट, डोनेशन, बस उस पर ही आपकी जिंदगी पल रही है। लेकिन वो गिफ्ट और डोनेशन भी तो क्या हो गई? आपकी इनकम हो गई, बोल सकते हैं। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनकम आर देयर, तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज द फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम बोले कड़ी मेहनत करके कमाया है, किसी का एहसान नहीं है। सो दैट इज द अर्नड इनकम। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जमीन थी तो रेंट मिलेगा। फैक्टर सर्विसेज से जो मिलता है दैट इज फैक्टर इनकम, उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्नड इनकम। लाइक रेंट मिल सकता है, और क्या मिल सकता है? बोलो, इसको अपन लिखते हैं व्हाइट पेन से। हाँ, रेंट मिल सकता है, वेजेस मिल सकते हैं, इंटरेस्ट मिल सकता है, या फिर प्रॉफिट मिल सकता है। सो दिस इज द अर्नड इनकम। अर्नड इनकम मतलब ये आपने कमाई है ना। और ये कौन कमाता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जमीन दी तो बदले में रेंट मिला। सो ये कौन कमाता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर, मतलब उसके मालिक।
दूसरी इनकम होती है दैट इज ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम मतलब बोले कमाई नहीं है, ये आपको क्या है, मिली है। मिली कैसे है, बोले आपने कोई काम नहीं किया फिर भी आपको कोई ने पैसा दे दिया, दैट इज ट्रांसफर्ड इनकम। कैसे मिल सकती है, बोले पेंशन। किसी को ये ओल्ड एज में पेंशन मिलती है तो क्या वो कोई काम करते हैं, नहीं, वो बस गवर्नमेंट की तरफ से मिल गई। या जो अपने बेरोजगार युवा हैं जो दिन भर घर में बैठ के बच्चे संभालते हैं, उनको क्या मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। और बड़े प्राउडली वो बताते हैं, बोले 2000 आते हैं खाते में। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, क्या उन्होंने कोई काम किया, नहीं, वो निकम में बैठे रहे और बैठने के बाद भी उनको पैसा मिल गया, सो दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। क्या उन्होंने अर्न की उस इनकम को, नहीं, दैट इज रिसीव्ड इनकम। ट्रांसफर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बस गवर्नमेंट ने दे दी कि जाओ मौज करो और वोट देते रहना। नेक्स्ट क्या है, बोले ट्रांसफर पेमेंट। यहां तो क्या चल रही थी, ये इनकम, अब ये क्या हो रहा है, पेमेंट। पेमेंट का मतलब है कि इस बार भी आपने कुछ काम धंधा नहीं किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट दिया तो क्या बदले में कुछ मांगा, नहीं मांगा, बोले डोनेशन कर दिया मैंने आपको, सो अगेन ये आपके लिए तो इनकम ही हुई ना, लेकिन क्या इसके बदले में आपने मुझे कुछ दिया, नहीं। सो गिफ्ट्स एंड पेमेंट्स आर ट्रांसफर पेमेंट, कोई और आपको देता है अदर देन गवर्नमेंट। एक क्या होता है, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या है, रुको पानी पी लूं मैं 1 मिनट, गगन को बोल यार पानी के लिए। हाँ, फैक्टर पेमेंट जब तक देख लो क्या होता है, हाँ, अगर आप फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो बदले में क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट। अगर जमीन दी है तो क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। अगर कैपिटल दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा। एंटरप्रेन्योर हो तो प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल वेजेस ऑफ लेबर, सैलरीज वगैरह। पेमेंट मेड टू फैक्टर पेमेंट्स इन रिटर्न ऑफ प्रोडक्टिव सर्विसेज। अगर आप सर्विसेज देते हो तो बदले में क्या मिलता है आपको, पेमेंट। हाँ, इनकम मतलब इनकम हो रही है और पेमेंट मतलब कोई दूसरा आपको कर रहा है। ऐसे ही ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांसफर इनकम भी, इनकम मतलब रिसीव करना और पेमेंट मतलब किसी को देना। समझ में आ गया, दैट इज द ओनली डिफरेंस। जैसे आपने बताया कार जो फाइनल गुड है, हाँ उसको उसमें गलती किया जाता है जीडीपी। हाँ, बट अगर कार के पार्ट्स हो जाते हैं, कार का पार्ट खराब हो गया, अपन मार्केट से लेने जाते हैं, हाँ, तो वो भी जीडीपी में काउंट होगा। अगर मान लो आपने कार खरीदी 2023 में, आप क्या लेकर के आए, कार लेके आए। कार को आपने, दोस्त ने आपके कार खरीदी, उसने आपको थोड़े दिन के लिए दिया, आपने उसको बिल्कुल दे रगड़ के मंजन कर दिया और उस कार के टायर क्या कर दिए, खराब कर दिए। अब जो दोबारा आप टायर डलवाओगे तो वो टायर भी कभी ना कभी तो बना होगा, और वो टायर इस समय इंटरमीडिएट गुड नहीं है, वो फाइनल गुड है, बिकॉज इट इज रेडी टू बी यूज। और उसको फाइनल गुड को आप कहां लगाओगे, कार में। लेकिन कार में जो शुरू में टायर लगे आएंगे आप उसको काउंट नहीं करोगे जीडीपी में। क्यों, क्योंकि वो उसकी कीमत ऑलरेडी कार में जुड़ी थी। लेकिन जो दोबारा टायर या बैटरी डलाओगे दैट इज अगेन कंसिडर्ड इन जीडीपी। समझ में आ गया, इजी है, यहां तक किसी को कोई डाउट। अब जीडीपी को कैलकुलेट करने की कुछ मेथड्स देखते हैं जब तक रीड करो। आरबीआई यूजेस 8 एग्रीगेट्स, बताया था ना, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, फलाना ढिमका, बोथ फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री। नेशनल इनकम निकालना है तो बोले पहले क्या निकाल लो, जीडीपी। जीडीपी निकालने के कितनी मेथड है, 3 मेथड है। 3 मेथड के नाम कोई बता सकता है, बड़ा आसान है, यहाँ लिखा है, पढ़ के बता सकते हो। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखेंगे कि प्रीलिम्स में इनमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एग्जामिनर छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज करके क्वेश्चन गलत करवा देता है, लेकिन अपन क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। सबसे पहली मेथड क्या है, वैल्यू एडेड मेथड, या जिसका एक और नाम है दैट इज प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट की बात हो रही। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज अ प्रोडक्ट, कार इज अ प्रोडक्ट दैट यू बाय, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोडक्ट। सो अब उनकी हमको क्या देखना है, वैल्यू एडेड मेथड से कैसे जीडीपी काउंट हो सकती है। देखना, इसके 2 तरीके हैं। पहले का नाम क्या है, फाइनल प्रोडक्ट मेथड। फाइनल मतलब क्या होता है, फाइनल मतलब यहाँ पे वैल्यू बता रहा है। फाइनल वैल्यू अगर मैं कार की बात करूं तो क्या मैं उसके टायर और इंजन को जोड़ूंगा, नहीं, वो कार की वैल्यू में ऑलरेडी ऐड है। सो बोले मैं बोलता हूं कि जीडीपी में बोले क्या क्या बनाया। फॉर एग्जांपल आपने जीडीपी में बनाई कार, और क्या बनाए, पेन, और क्या बनाए, टीवी, एसी, फ्रिज, हाँ वो तुम लिख लेना जो भी है 2-4 हज़ार। अब मान लो मैंने 4 चीजें बनाई जीडीपी में, है ना, और ये सब कितनी कितनी बनाई, बोले 10 कार बनाई, 10 पेन बनाए, 5 टीवी बनाए, 5 एसी बनाए। इनकी जो जो वैल्यू होगी मैं उसको क्या कर दूंगा, इनके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और सबकी वैल्यू को जोड़ दूंगा। सो मेरी क्या निकल के आ जाएगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तुम लोगों को निकालना आ चुका है। अब देखना, फॉर एग्जांपल मैंने 10 कार बनाई 2 लाख के हिसाब से, तो 20 लाख की तो क्या हो गई, कार हो गई। बोल सकता हूं
पेन कितने रुपए के थे बोले, थोड़े महंगे पेन लो इस बार, 100 रुपए के पेन लो, तो मतलब 1000 रुपए के क्या हो गए पेन। एसी कितने बोले, टीवी है 5, 20,000 का एक टीवी, तो 1 लाख का क्या हो गया टीवी हो गया। एसी भी कितने के लो, 20,000 के लो, तो 1 लाख के क्या हो गया एसी हो गया। सो टोटल मेरी जीडीपी कितनी आ जाएगी, 20, 21, 22 लाख 1000, सो 22 लाख 1000। समझ गए, दिस इज द जीडीपी। इसमें मैंने क्या किया, क्या इंटरमीडिएट गुड्स को कहीं भी कंसिडर किया नहीं, मैंने क्या लिया फाइनल। कार में टायर भी लगे थे, इंजन भी लगे थे, उनको कंसिडर किया नहीं। पेन में बोले रिफिल भी थी, इंक भी थी, उसको कंसिडर किया नहीं, क्योंकि वो पेन की प्राइस में ऑलरेडी जुड़े हुए थे। टीवी में भी ऐसा ही था, बोले स्क्रीन रिमोट अलग से मत काउंट करो, क्यों, क्योंकि वो टीवी की कीमत में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। बोले ये मजा नहीं आया इस मेथड में, एक और मेथड बताओ जिसका नाम भी क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। बोले वैल्यू तो ऐड करके बताओ, जब नाम रखा है वैल्यू एडेड मेथड। अभी ये जो मेथड थी इसको हमने क्या बोला, प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड, दोनों के नाम सेम है। दूसरा तरीका भी वैसा ही है। बोले कार कितने की बनाई आपने, एक कार 2 लाख की ना, है ना। तो बोले चलो कार को एक और तरीका है, या तो मैं डायरेक्ट कार की वैल्यू जोड़ लूं तो भी मेरी जीडीपी निकल आएगी। बोले अब मैं कार की वैल्यू नहीं जोड़ूंगा, बोले मैं हर स्टेप पे देखूंगा कि कितना वैल्यू एडिशन किया। फॉर एग्जाम्पल कार की मुझे नहीं पता 10 लाख कीमत है, अगर मुझे कार की कीमत नहीं पता तो मैं कार की कीमत निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, बोले टायर कितने के हैं कार में, जोड़ो, बोले 50,000 के। इंजन कितने का लगा है, 2 लाख का। और क्या लगा है, बोले उसमें बॉडी लगी है, उसकी बॉडी मतलब जो उसका चेचिस वगैरह है, उसमें पेंट वगैरह किया होगा आपने, दिखाई दे रहा है। बोले ये कितने का था, 5 लाख का। फिर उसका इंटीरियर अदर पार्ट, ये डैशबोर्ड, स्टेयरिंग वेस्टेयरिंग, बोले लेदर सीट्स वगैरह फलाना डिमका, ये कितने का है, 2.5 लाख। मुझे कार की कीमत नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि इतने सारे क्या लगे हैं उसमें, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब दैट आर विद इन द लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड वैल्यू इज येट टू बी एडेड। अब इसमें वैल्यू ऐड होना बाकी है। इनकी अपने आप में कोई कीमत है क्या, लेकिन जब इन सबको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, ये कार। तो बोले कार की कीमत कैसे निकालोगे, बोले जोड़ो 50,000 प्लस 2 लाख कितने हो गए, 2.5 लाख। 2.5 लाख प्लस 5 लाख 7.5, 7.5 प्लस 2.5, तो अगर इन सब को मैं जोड़ता हूं तो कितनी कीमत आ जाती है, 10 लाख। सो ये मैंने क्या किया, फाइनल प्रोडक्ट की कीमत मुझे नहीं पता थी, लेकिन मैंने हर स्टेप पे वैल्यू को क्या किया, ऐड किया। सो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज आल्सो नोन एज वैल्यू एडेड मेथड। हाँ, ये सारी चीजें मार्केट प्राइस पर। टायर तो बोले टैक्स वैक्स जोड़ के निकालना, इंजन की कीमत बोले सब जो बेल्ट फेल्ट लगा है सबको मार्केट प्राइस पे निकालना है। जीडीपी हमेशा काय पे कैलकुलेट करेंगे हम, मार्केट प्राइस पे। टैक्स मार्केट प्राइस में टैक्स लगा या नहीं लगा है, टैक्स भी लगा और सब्सिडीज भी इंक्लूडेड है। इसलिए तो हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं, किससे किस पे जाने के लिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए। समझ में आ रहा है, अभिषेक को समझ में आ रहा है, ये वाले अभिषेक को क्या आ रहा है, ठीक है। पहली मेथड समझ में आई, इनकम मेथड, सॉरी कौन सी, वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा तरीका है जीडीपी को निकालने का, क्या नाम है उसका, इनकम मेथड। अब भाई मैं इनकम मेथड में एक चीज मान के चलता हूं, दैट देयर आर नो लीकेजेस। यहां पर क्या नहीं है, ना लीकेजेस है एंड नो इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब ये हॉस्पिटल वाला नहीं, बताता हूं क्या। मैं ये मान के चल रहा हूं इनकम मेथड में, देखो जीडीपी मतलब क्या होता है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अब बोले मार्केट वैल्यू मतलब कोई भी चीज बनी होगी, आपने बाजार से जाके खरीद ली, दैट इज मार्केट वैल्यू। आप चीज को खरीदते कब हो, जब आपके पास क्या होता है, पैसा। सो मैं यहां पर यह मान के चल रहा हूं कि आपकी जितनी इनकम है, आपकी जितनी इनकम है वो पूरी की पूरी इनकम आप उड़ा देते हो, मतलब आप उसको किस में कन्वर्ट कर देते हो, यू कन्वर्ट इट इनटू एक्सपेंडिचर। और जब आप एक्सपेंडिचर करते हो तो आप क्या करते हो, चीजों को खरीदते हो, यही तो करते हो। अब जब आप चीजें खरीदोगे तो आप कितनी चीजें खरीदोगे, जितनी भी चीजें देश में बनेंगी वो आप खरीद लोगे। और अगर उन सारी चीजों को खरीद लिया और उनका प्राइस जोड़ दिया तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे सामने, जीडीपी। यही तो जीडीपी होती ना। बोले जितना पैसा आया पूरा खर्च कर दिया, उन पैसे से क्या खरीदे आपने, गुड्स एंड सर्विसेज। अब उन गुड्स एंड सर्विसेज को जितना आपने खरीदा सबकी वैल्यू जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगी, जीडीपी। सो देखा जाए तो आपकी इनकम ही तो क्या बन जाएगी, जीडीपी। तो बोले इनकम निकालना पड़ेगी। अब देखना, लेकिन इसमें मैंने क्या बोला, देयर आर नो लीकेजेस एंड नो इंजेक्शन। लीकेजेस मतलब क्या हो सकता है, आप अपनी इनकम का हो सकता है कि आप करते हो, इनकम का कुछ पोर्शन आप किस में भेज देते हो, सेविंग्स में। पर बोले अगर यहाँ सेविंग्स हो गई तो फिर सही जीडीपी निकल के आ पाएगी क्या, नहीं, क्योंकि कुछ पैसे से आपने सामान खरीदा ही नहीं, उसको तो सेव कर दिया। सो बोले सेविंग एविंग मत करना। सो देयर आर नो लीकेजेस। लीकेजेस मतलब चोरी नहीं है, दैट इज सेविंग्स। समझ में आ रहा है।
नो पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड, बोले पूरी की पूरी पैसा उड़ा देना है। दूसरा क्या है, इंजेक्शन। बोले इंजेक्शन मतलब कहीं बाहर से पैसा लाके भी मत डालना। बोले ऐसा नहीं कि इनकम नहीं था बोरो कर लाए, बोरो भी कर सकते हैं, बोरो कर लाए पर वो आपकी इनकम थी क्या, वो तो पैसा उधार का था, तो बोले उधार क्यों लाए तुम, वो गलत है। तो बोले यहाँ पर इंजेक्शन भी नहीं चाहिए। समझ में आ गया। आप बोरो नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल इसको पैसे की जरूरत थी, इससे बोरो कर सकता है, तो बोले बोरो करो ही मत ना, इसके पास जो इनकम है ये पूरी खर्च करेगा, तो जीडीपी तो तब भी सेम निकलने वाली है। ना ये बोरो करेगा ना ये पैसा देगा, ये इसकी इनकम को ये उड़ाएगा, इसके पास नहीं है तो ये बैठे। समझ में आ गया। पर कुछ भी काम ना करे, मतलब बोरिंग्स वगैरह ना करे, मतलब एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को इंजेक्ट ना करे। समझ में आ गया। व्हाट इज दिस, लीकेजेस एंड इंजेक्शन। अब बोले इनकम मेथड को कैसे निकालोगे जीडीपी, बड़ा आसान है। इनकम मेथड में मुझे सबकी इनकम को क्या करना है, ऐड करना है। तो बोले इनकम कैसे हो सकती है, बोले अगेन 4 तरीके हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट। जमीन है तो क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। लेबर करोगे, मजदूरी करोगे तो वेजेस मिलेंगे, पगार मिलेगी। पैसा है तो इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्राइज हो तो प्रॉफिट। इन सब चीजों को ऐड कर दोगे, इन चारों चीजों को ऐड कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगी आपकी टोटल इनकम। और बोले पूरी की पूरी इनकम को आप किस में कन्वर्ट कर देते हो, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर से क्या खरीदते हो, गुड्स एंड सर्विसेज, और गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को ऐड करते हैं तो क्या निकल के आ जाती है, जीडीपी। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस ही तो निकालना थी हमको। सो दूसरी मेथड कौन सी थी, दैट इज इनकम मेथड। इनकम मेथड का एक और नाम है दैट इज शेयर मेथड, या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड, क्योंकि मैंने किसको ऐड करा, फैक्टर पेमेंट्स को ऐड करा। समझ में आ गए। पहली मेथड कौन सी थी, वैल्यू एडेड। दूसरी मेथड कौन सी है, इनकम मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का एक और नाम क्या था, प्रोडक्ट मेथड। इनकम मेथड का और नाम क्या है, शेयर मेथड नाम है, और फैक्टर पेमेंट मेथड। बड़ी आसान है। ओवरडोज या लंबा लेक्चर तो नहीं हो रहा है, अभी तो बहुत सारी चीजें बची हैं। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, उनको कैलकुलेशन करना, इन्फ्लेशन कितने टाइप के होते हैं, डोंट वरी, उसको अपन 2 पार्ट में करेंगे, लेकिन अभी ये तो खत्म करें फिलहाल। तीसरी मेथड कौन सी है, वी कॉल इट एक्सपेंडिचर मेथड। ये मेथड कौन सी है, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मतलब बोले देखो, जो इनकम मेथड थी उसमें हमने पूरे पैसे को क्या किया, खर्च कर दिया। बोले इनकम को भी जोड़ दिया तो जीडीपी निकल आई, लेकिन जो पैसा खर्च किया अगर उसको जोड़ दूंगा तो भी क्या निकलेगी, जीडीपी तो निकलेगी। सो बोले दूसरी मेथड क्या है, बोले तीसरी मेथड। बोले इनकम नहीं, इस बार क्या करो अब, एक्सपेंडिचर। बोले देखो कौन कितना खर्च करता है, जो जितना खर्च करता है सबके खर्चे को ऐड कर दो, वही तो चीजें प्रोड्यूस हुई। आपने जितना खरीदा उतने ही तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे इकोनॉमी में, तो भी क्या निकल आएगी, जीडीपी। तो बोले खर्चा करता कौन है, बोले वो देखो। सो पहले खर्चे करते हैं हम लोग। कौन करते हैं, हम लोग, दैट आर प्राइवेट। प्राइवेट में कौन आ जाता है, इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स, या फिर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। और कौन खर्चा करता है, बोले गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खर्चा करती है, हाँ बहुत सारे करती है कि नहीं। सो पहले बात तो गवर्नमेंट खुद खर्च करती है, प्लस गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जैसे पीएसयू हो गए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह, बेल वगैरह चलाता ना भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, उसको भी कौन रन करता है, गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट बहुत सारे क्या करती है, खर्च करती है। सो बोले पहले हो गए, कौन ने एक्सपेंडिचर करा, प्राइवेट लोगों ने। फिर किसने एक्सपेंडिचर करा, गवर्नमेंट ने। फिर एक एक्सपेंडिचर होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो हम लोगों ने देखा था, वो किसके ऊपर खर्च होता है पैसा, कैपिटल गुड्स के लिए। और वो खर्चा कौन करती हैं, फर्म्स। फर्म्स बोले तो फैक्ट्रीज। सो जो खर्चा फैक्ट्रीज वगैरह करती है किस पे, कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, वेरी हाई वैल्यू, कुछ सालों तक चलते हैं, वो कैपिटल गुड्स कल अपन ने समझ लिए थे। और क्या होता है खर्चा, बोले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी करते हैं। अगर मान लो किसी फर्म ने कोई चीज, देखो फर्म 2 तरीके से खर्चा कर सकती है, या तो वो कोई इन्वेस्टमेंट कर दे और मशीनरी वगैरह लगा ले, या तो वो कोई चीज बाहर से बुलवा ले। अगर बुलवाया तो उसने क्या किया, इंपोर्ट। इंपोर्ट करेगी तो पैसा कहां जाएगा, बाहर जाएगा। और हो सकता है उस फर्म ने कोई चीज को बना के कहां भेज दिया हो, विदेश बेच दिया हो। तो अगर बाहर भेजोगे सामान को तो बाहर से पैसा अंदर आएगा। सो हम उसको क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब इट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जितना पैसा बाहर से लाए और जितना पैसा बाहर भेजा, उन दोनों का समेशन निकाल दो, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। सो बोले एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, बोले बड़ा आसान है, जिसने जितना खर्चा किया सबको क्या कर दो, जोड़ दो। सो बोले किसने किया, बोले फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजम्पशन पे होना चाहिए एक्सपेंडिचर, ध्यान रखना। कौन सा एक्सपेंडिचर ये, कंजम्पशन, मतलब आप कंज्यूम करोगे चीजों को। और वो कौन करता है, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए सिंबल होता है दैट इज सी, बिकॉज इट इज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट।
सो बोले एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकालोगे नेशनल इनकम, बड़ा आसान है। फाइनल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स। क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स। आसान था एक्सपेंडिचर मेथड से। सो यहां पर लिखा है नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। बोल दिया, आसान थी। एक्सपेंडिचर कौन करता है वो बड़ा आसान है, याद कैसे रखोगे, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, या फिर एक्स माइनस आई लिख दिया मैंने बिकॉज इंपोर्ट को आई से बोलते हैं, पर कुछ बुक्स में क्या लिखा रहेगा, एक्स। एक्स का मतलब क्या है यहाँ पर, वैसे तो ई एक्स पी ओ आर टी ध्यान रहेगा, और आई एम पी ओ आर टी इंपोर्ट, ईजी है। सो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं एक और नाम से, नेट एक्सपोर्ट्स। बड़ा आसान था, तीनों मेथड समझ में आई। सो जीडीपी कैलकुलेशन करने की कितनी मेथड थी, तीन। कौन कौन सी, वैल्यू एडेड मेथड को और क्या बोलते थे, प्रोडक्ट मेथड। दूसरी इनकम मेथड, और क्या नाम था, शेयर मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड। और लास्ट मेथड थी एक्सपेंडिचर मेथड। सो हम लोगों ने देखा व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी के एग्रीगेट्स देखे, जीडीपी से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होती है, डोमेस्टिक से नेट पे कैसे जाते हैं, सॉरी डोमेस्टिक से नेट पे, सॉरी ग्रॉस से नेट पे कैसे जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाते हैं, उनके क्या फॉर्मूलेज रहते हैं, वो सारी चीज़ें सीखी। जीडीपी को निकालने की अलग अलग 3 मेथड्स देखी, उसकी सारी निटिग्रिटीज देखी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट्स बच गए हैं, उसको कुछ को कल करवाऊंगा और कुछ को अभी समझा देता हूँ। पहला वर्ड लिखा हुआ है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। क्या लिखा हुआ है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। व्हाट आर नॉन मार्केट एक्टिविटीज, जो आप जीडीपी में काउंट नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल क्या, जिसके लिए आपने पेमेंट नहीं किया, अगर मैंने मेरे दोस्त को पढ़ाया, पैसा लिया, आपकी मम्मी ने डोमेस्टिक वर्क जो कर दी उसके पैसे लिए, बार्टर सिस्टम में जो ट्रेड हुआ उसके पैसे लिए नहीं, तो बोले वो सब क्या है, दे ऑल आर नॉन मार्केट एक्टिविटीज एंड दे आर नॉट काउंटेड इन जीडीपी, दे आर नॉट काउंटेड इन जीडीपी। इसलिए इसको हमने अलग से समझ लिया, आसान था बड़ा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मतलब कल भी अपन ने समझा था। व्हाट इज दिस इन्वेंटरी, सुनना, इन्वेंटरी का मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक बड़ी फैक्ट्री है या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं फर्म, फर्म थी, वो तो क्या करती थी, बहुत सारी कार वार बनाती थी। उसने कार तो बना ली लेकिन अभी उसकी कार बिकी नहीं है। सो भले ही वो कैसा प्रोडक्ट है, फाइनल गुड वो लेके बैठा हुआ है, लेकिन अभी वो बिका है क्या, नहीं। प्लस और भी हो सकता है, बोले ये तो एक कार तो उसने बना ली थी, फाइनल गुड क्या है, बोले कार तो बना ली थी, प्लस उसके पास अभी और 1000 कार बनाने का माल भी रखा हुआ है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट इंटरमीडिएट गुड्स। प्लस उसके पास कुछ रॉ मटेरियल भी रखा हुआ है अदर, जिससे वो और कारे वारे बनाएगा। सो ये सब किसका पार्ट है, इन्वेंटरी। सो इन्वेंटरी का मतलब होता है अनसोल्ड स्टॉक। इसका मतलब क्या होता है, अनसोल्ड स्टॉक, जो अभी बिका नहीं है। सो लिख दूं मैं यहाँ पर, दैट इज अनसोल्ड। समझ में आ गया। सो नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेंटरी क्या होता है। अब इन्फ्लेशन को मेजर करने के 2 तरीके होते हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। इसको पढ़ेंगे कल। कब पढ़ेंगे इसको, कल पढ़ेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे, सारे इसकी निटिग्रिटीज देखेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। नॉमिनल इनकम क्या होती है, नॉमिनल इनकम क्या होती है, हाँ, जो आप करंट ईयर में निकालते हो लेकिन उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल देता हूं। आपकी 2 समय इनकम थी, एक थी 2012 में। 2012 में आपको कितने रुपए मिलते थे, 100 रुपए। कितने रुपए मिलते थे, 100 रुपए। और इस 100 रुपए से आप कितने पेन खरीदते थे, 10 पेन खरीद लेते थे। मतलब एक पेन की कीमत कितनी थी, 10 रुपए पर पेन, ये कीमत थी, है ना। इससे पता चला आपकी परचेजिंग पावर कितनी है। बोले आपकी जो सैलरी है उससे आप कितना सामान खरीद सकते हो, तो बोले कितने पेन खरीद सकते हो, 10 पेन खरीद सकते हो। दिस इज रियल इनकम और नॉमिनल, अभी बताऊंगा। अब समय आ गया है कब का, 2023। 2023 में आपकी इनकम कितनी है, 500। कितनी इनकम है, 500। थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओ, ठीक है। कितनी इनकम हो गई, 500। लेकिन अब एक पेन की कीमत कितनी है, बोले 100 रुपए में एक पेन मिलता है। 15 रुपए में नहीं मिलता ये वाला पेन, ये 100 रुपए का मिलता है। अभी आपकी इनकम कितनी है, 500, लेकिन पेन की कीमत कितनी हो गई है, 100 रुपए। अब आप कितने पेन खरीद सकते हो, केवल 5 पेन। सो देखा जाए सो आपकी इनकम तो क्या हो गया है, बढ़ गई है 5 गुना,
लेकिन आपकी परचेजिंग पावर क्या हो गई है, कम हो गई है। सो नॉमिनल इनकम क्या है, नॉमिनल इनकम इज दिस। और रियल इनकम, अगर आप अपनी इसी इनकम को एक बेस ईयर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दोगे, सो बोले पेन की कीमत उस समय कितनी थी 10 रुपए, और आप कितने पेन खरीद पा रहा हूं 5, तो बोले असलियत में मेरी सैलरी कितनी है, केवल और केवल 50 रुपए बोल सकता हूं मैं। सो असलियत में अब आपकी इनकम 100 रुपए नहीं है, अब आपकी इनकम कितनी हो गई 50, क्योंकि आपने उसको इन्फ्लेशन के साथ क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। सो इनकम को देखा जाता है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर, कि आपके पैसे से आप कितना सामान खरीद रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आज आपके पास 100 रुपए हैं और आप क्या खरीद सकते हो, एक पेन खरीद सकते हो। अगले साल आपकी इनकम, मैंने बोला जाओ 10% का क्या दिया, इंक्रीमेंट, सो इनकम कितनी कर दी 110, लेकिन पेन की कीमत हो गई 120 रुपए, तो क्या आप इस पेन को खरीद सकते हो। सो इट मींस योर परचेजिंग पावर हैज गॉन डाउन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। समझ में आ गया। कल तिलक ने पूछा था कि आरबीआई पैसा छाप के गरीबों को क्यों नहीं दे देता, क्योंकि अगर आरबीआई पैसा छापेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, तो परचेजिंग पावर घट जाएगी। समझ गए। सो रियल और नॉमिनल इनकम बड़े आसानी से तुम लोग समझ चुके हो। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब समझ गए, जो कहां बनते हैं, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। और डोमेस्टिक टेरिटरी बोले पॉलिटिकल फ्रंटियर, 12 नॉटिकल माइल्स, शिप, वेसल, एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय इंडियंस, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। समझ में आ गया। जीडीपी का पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। 2 चैप्टर बचे हुए हैं, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। कल क्लास में पहले आधा 1 घंटा किसको समझ लेंगे, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई को, उनके रियल नंबर्स देख लेंगे कि इन्फ्लेशन कितना है। कोरोना के साल भी निकल चुके हैं, अब नॉर्मल ईयर्स भी आ चुके हैं, तो देखेंगे कि सरकार ने कितने तीर मारे, और उन सब चीज़ों को क्या करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बड़ा आसान है। तिलक पूछ रहा है ये मैंने 50 रुपीज़ कैसे निकाला। मैंने तो कुछ निकाला ही नहीं। सुनो, मैंने क्या बोला भाई, 2012 में आपकी इनकम कितनी थी 100 रुपये, तो 100 रुपये में आप कितने पेन खरीद सकते थे, 10 पेन खरीद सकते थे। क्यों, क्योंकि एक पेन की कीमत कितनी थी 10 रुपये का एक पेन था, तो आपने कितने पेन खरीद लिए, 10 पेन खरीद के बैठ गए। क्योंकि मैं तो मान के चलता हूँ, जीडीपी कैसे निकालता हूँ, पूरी इनकम को खर्च कर दिया आपने और कर दिया, पेन खरीद के ले आए। 2023 का समय आया, अब आपकी इनकम कितनी हो गई, बोले 500 रुपये, लेकिन एक पेन की कीमत कितनी है 100 रुपये, तो अब आप टोटल कितने पेन खरीद पाओगे 5। सो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी इनकम सच में बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। बोलने के लिए तो आप बोलोगे हाँ भाई 100 रुपये से कितनी हो गई मेरी इनकम, 5 गुना हो गई, 500 हो गई, लेकिन आपकी परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि पहले आप 10 पेन खरीदते थे, अब आप 5 ही पेन खरीद पा रहे हो। सो मैंने बोला आपकी रियल इनकम क्या है, ये तो आपकी नॉमिनल इनकम है, महंगाई के कारण बढ़ी हुई दिख रही है। मैंने आपसे पूछा आपकी रियल इनकम क्या है, तो आपने बोला सर यही पेन जो मैं आज खरीद पा रहा हूँ 100 रुपये में, पहले वो 2012 में कितने का मिलता था 10 रुपये का। तो बोले अगर मैं 10 रुपये के 5 पेन आज खरीद पा रहा हूँ तो मैं टोटल कितने रुपए इनकम हो गई मेरी, 50 ही रुपये हो गई। सो बोले दिस इज माई रियल इनकम। बोले ये मेरी रियल इनकम है, और ये जो 500 बड़ी बड़ी दिख रही थी ना, बोले ये तो क्या थी, नॉमिनल इनकम। समझ में आ गई। ये वाले कॉन्सेप्ट्स बैंक के इंटरेस्ट रेट पे भी चलते हैं। बैंक के इंटरेस्ट रेट मतलब देखना, ड्यूरिंग द एरा ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट बैंक में कितना इंटरेस्ट रेट मिलता था एफडी पे। एफडी पे बैंक कितना इंटरेस्ट देती थी मालूम है, 11% से लेके 12%। मतलब अगर आपने बैंक में, फॉर एग्जांपल 2011 की बात कर रहा हूँ मैं, 2011 में आपने 100 रुपये की एफडी करी, सो 2012 में आपको बैंक कितने रुपए लौटा देगा, बोलो 112 रुपये लौटा देगा। क्यों, क्योंकि 12% ब्याज दे देगा। ये क्या दिया बैंक ने आपको, इंटरेस्ट। अब बैंक आपको इंटरेस्ट कितना देता वो भी मैं बताता हूँ। इंटरेस्ट हमेशा वेरी करते रहते हैं, ये देखा, बोले कभी एफडी पे 6 मिल रहा है, कभी 7 मिल रहा है, कभी 8 मिल रहा है। तो ये बैंक मन से तमाशे करते हैं क्या, नहीं। बैंक क्या करते हैं, वो महंगाई को देखते हैं। अब देखो इस समय इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, इतना, लेकिन उस समय फिर देखना, फॉर एग्जाम्पल 2011 में अगेन एक पेन की कीमत कितनी थी 100 रुपये। तो आप देखा जाए तो आप 2011 में एक पेन खरीद सकते थे, बोल सकते हैं, लेकिन 2011 में इन्फ्लेशन कितना था, बोले 15%। कितना इन्फ्लेशन था, 15% वॉज द इन्फ्लेशन रेट। सो बैंक ने आपको 2012 में आपके 100 रुपए कितने बना के दे दिए, बोलो 112 रुपए। तो क्या अब आप वही पेन खरीद सकते हो। बोलने के लिए तो पैसे बढ़ गए, लेकिन परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम, क्योंकि वो पेन जो आप खरीद सकते थे अब आप नहीं खरीद सकते, 3 रुपए कम पड़ रहे हैं। सो बैंक ने आपको इंटरेस्ट तो दिया, बोलने के लिए पैसे बढ़ाए भी, लेकिन ये कौन सा इंटरेस्ट हो गया, नेगेटिव इंटरेस्ट दे दिया बैंक ने आपको, दे दिया ना। सो क्या रियल इंटरेस्ट मिला आपको, नहीं मिला। तो जब जब ऐसा होता है कि महंगाई ज्यादा होती है और इंटरेस्ट कम मिलता, तो फिर लोग बैंक में पैसा नहीं डालते हैं, फिर पीपल मूव टूवर्ड्स म्यूचुअल फंड्स, यही करते हैं।
आज इतने लोग म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की तरफ क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनको नेगेटिव रिटर्न से डर लगता है। बोल सकते हैं क्योंकि नेगेटिव रिटर्न मतलब देखने के लिए पैसा बढ़ रहा है, बट एक्चुअली परचेसिंग पावर क्या हो रही है? कम हो रही है। सो वो लोग गोल्ड में जाएंगे, स्पेक्युलेटिव बोले फ्यूचर ऑप्शन में लगाओ पैसा, शेयर मार्केट लगाओ, और आजकल तो ड्रीम 11, रम्मी मम्मी, सलमान भाई सब उतर आए, बोले सट्टे में ही लगाओ पैसा डायरेक्ट, 1 का 2 करके देंगे हैंड टू हैंड। समझ में आ गया? सो लोग क्या करते हैं फिर ऐसे में भागने लगते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से दूर। क्यों? क्योंकि उनको क्या है, नेगेटिव रिटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आज के समय की बात करूं मैं तो इन्फ्लेशन कितना है? 8%। और ज्यादातर बैंक कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? बोलो 7%, अराउंड 7% दे रहे हैं। लेकिन अभी भी इंटरेस्ट कैसा दिखाई दे रहा है? नेगेटिव। तो जनता एफडी में पैसा डाल रही है क्या? जनता भी शानी है, बोले हम गोल्ड खरीद लेंगे या पैसा घर में रख लेंगे, रम्मी में लगा देंगे, ड्रीम 11 पे लगा देंगे, लेकिन बैंक में नहीं डालेंगे। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंटरेस्ट से लोगों को डर लगता है। ऑन दी अदर हैंड अगर अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में अगर आप बैंकों में पैसा डालते हो तो वो कितना इंटरेस्ट देती है एफडी पे? मालूम है आपको कितना देती है? बोलो 0.2%, 0.3%। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन कितना रहता है? 0%। सो वो जो 0.2, 0.3 भी देती ना, ये रियल इंटरेस्ट रहता है। इससे आपकी परचेजिंग पावर 1 साल बाद बढ़ती है, भले ही वो 0.2, 0.3% बढ़े। और हमारे यहाँ बोलने के लिए तो बोले जाओ 8% दिया, लेकिन महंगाई का तो देखो क्या हाल हो रहा है। बेस यही तो बात है, इसलिए तो अमेरिका की डॉलर को हार्ड करेंसी बना रखा है। बोले जो कीमत उसकी 1947 में थी, 2023 में भी वही कीमत है। अगर 1947 में 1 कॉफी का कप खरीद सकते थे आप, तो आज भी $1 में 1 कॉफी का कप खरीद सकते हो। बट बोले 1947 में भारत के हाल देखो, बोले 1 कॉफी का कप कितने रुपए का मिलता था? 1 रुपए में क्या मिल जाती थी आपको? 1 कॉफी मिल जाती थी। अब कौन सा साल आ गया? 2023। बोले अब 1 कॉफी का कप चाहिए है, सॉरी, तो अब कितने रुपए लगेंगे? 10 रुपए में नहीं आती बेटा, कहाँ पीती हो तुम कॉफी? अब कितने रुपए लगेंगे? 80 रुपए लगेंगे। इसका मतलब क्या है कि महंगाई 80 गुना बढ़ गई है भारत में। लेकिन अमेरिका में 1947 में भी $1 में 1 कॉफी मिलती थी, आज भी $1 में 1 कॉफी मिलती है। इसका मतलब वहां पर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है या बहुत कम बढ़ा है। समझ में आ गया? अब वो सब बाद में करेंगे, नहीं तो एक कॉन्सेप्ट और था, ठीक है, कि डॉलर और रुपए का एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, वो चैप्टर 3 में ही करेंगे अपन, उसमें कंफ्यूज नहीं होते हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? आसान था जीडीपी वाला चैप्टर, है ना? एक बार रिवाइज कराओगे बड़ी स्पीड से? क्या शुरू किया था हमने? नेशनल इनकम और उसकी मेजरमेंट। नेशनल इनकम की हमने डेफिनेशन देख ली थी, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एक्रूइंग टू रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। फैक्टर इनकम बोले क्या होती है? वही रेंट वेंट कैपिटल, सॉरी रेंट इंटरेस्ट, है ना, वेजेस और प्रॉफिट। बोले ये फैक्टर इनकम किसको मिलना चाहिए? रेसिडेंट को। तभी किस में गिनेंगे? नेशनल इनकम में। अगर विदेशी को इनकम मिल रही तो उससे हमको क्या, वो कितना भी कमाए। 8 एग्रीगेट्स हैं जो आरबीआई यूज करता है टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। और बोला जाए तो आरबीआई क्या कोशिश करता है कैलकुलेट करने की? जीडीपी। वो जीडीपी, ये तो देखो जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ये तो 4 ही हुए, लेकिन वो उसको 2 तरीके से करता है। फैक्टर कॉस्ट पे भी कैलकुलेट करता है और मार्केट प्राइस पे भी कैलकुलेट करता है। टोटल कितने एग्रीगेट्स हो गए? 8। फैक्टर पेमेंट क्या होते हैं? दैट आर द इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये देखा। उसके बाद हमने रेसिडेंट की डेफिनेशन देखी, जो भारत में रह रहा है वो उसके सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करते हैं? भारत में। फिर हमने ये डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन देख ली, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। फिर हमने क्या देखा? जीडीपी की डेफिनेशन देखी, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। फिर जीडीपी भी 2 टाइप की देखी थी, नॉमिनल और रियल, और इसको कैलकुलेट भी करा था। 2023 को 2012 से एडजस्ट करा था। रियल जीडीपी मतलब क्या होता है? जब आप उसको किससे एडजस्ट कर देते हो? बेस ईयर से कर देते हो। और करंट ईयर प्राइसेस पे निकालते हो तो क्या निकलती है? नॉमिनल जीडीपी। गवर्नमेंट जो जीडीपी के नंबर्स देती है दैट आर नॉमिनल जीडीपी। बोले भारत की जीडीपी कितनी है? तो एक मोटा मोटा अंदाज याद रखना, 200 लाख करोड़। कितनी है भारत की जीडीपी? 200 लाख करोड़। वो 170, 180, 190 बस इसके आसपास घूमती है। 1-2 साल के लिए एक नंबर याद रखना, क्या है वो? 200 लाख करोड़ नॉमिनल टर्म्स में। समझ गए? आगे देखो जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर से पता चलेगा कि बोले जो महंगाई के कारण जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है उसको एडजस्ट करो। तो बोले कैसे करोगे? नॉमिनल जीडीपी ऊपर, रियल जीडीपी नीचे, इनटू 100। पता चल जाएगा कितनी महंगाई है। इन्फ्लेशन का नंबर्स आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज।
जीडीपी से हमको क्या निकालना था, जीडीपी तो निकालना ही नहीं थी, हमको तो क्या निकालना था, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दैट इज नेशनल इनकम। सो ग्रॉस को किस में कन्वर्ट करना था, नेट, तो बोले कैसे करा, डेप्रिसिएशन। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस, तो बोले नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। डोमेस्टिक से नेशनल, बोले रतन टाटा जो विदेश में कमाता उसको जोड़ो और एमआई वाला जो भारत में कमाता उसको घटाओ। सो बोले कैसे निकलेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, बोले उन दोनों का समेशन कर लेना, जो भी आया वो बता के यहाँ पे नंबर रख देना। और वही कैलकुलेशन हमने यहाँ पे करके भी देखा, राइट। सबसे पहले हमने देखा जीडीपी, तो ग्रॉस से नेट पे गए तो हमने लिखा एनडीपी, है ना, क्योंकि ग्रॉस की जगह अब आ गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कैसे आया, ग्रॉस में से क्या माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन। फिर ऐसे कर करके हमने पूरी क्या निकाल दी, ओवरऑल नेशनल इनकम को कैलकुलेट करा। इजी था ये तो, नेशनल इनकम। फिर हमने देखा जीडीपी और वेलफेयर क्या क्या रिलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी देखा जीडीपी बढ़ रही है लेकिन वेलफेयर हो सकता है ना बढ़े, सारा प्रोडक्शन मुकेश अंबानी कर रहा हो, बाकी सब फालतू बैठे हो। नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज, बोले डोमेस्टिक सर्विसेज अंडर एस्टिमेशन की प्रॉब्लम आती है। फिर बार्टर सिस्टम वगैरह वो सब जीडीपी में काउंट नहीं होता है। एक्सटर्नलिटीज देखी, बोले टाटा स्टील प्लांट लगा और एक टीसीएस लगी, सो पॉजिटिव और नेगेटिव जो एक्सटर्नलिटी क्रिएट करता वो भी जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। बोले अगर जो नेचुरल रिसोर्सेज खराब करे उनको कंसिडर करोगे तो क्या निकल के आ जाएगी, ग्रीन जीडीपी या सस्टेनेबल जीडीपी। फिर कुछ ये फैक्टर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट, ये सब क्या होते हैं वो अपन ने बेसिक कंसेप्ट्स देखे। फिर क्या देखी, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, 3 तरीके थे जीडीपी निकालने के, वैल्यू एडेड इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड, और उनमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है वो भी अपन लोगों ने देख लिया। वैल्यू एडेड में 2 थी, फाइनल प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड। फाइनल प्रोडक्ट मतलब फाइनल प्रोडक्ट को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, जीडीपी आ जाएगी। या तो बोले फाइनल प्रोडक्ट में जो जो इंटरमीडिएट गुड्स लगे उनको क्या करो, कितनी कितनी वैल्यू ऐड हो रही है उनको देख लो, उसको कैलकुलेट करके भी यहाँ पर अपन ने देख लिया, बड़ा आसान था, है ना। इनकम मेथड देखिए, इनकम मेथड बोले ये जो सारी चीज़ें इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, दैट इज इनकम। एक और नाम था शेयर या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड। और लास्ट मेथड क्या थी, एक्सपेंडिचर मेथड, बोले क्या ऐड करो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स। आसान था, नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। फिर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी देखे, उनका मीनिंग देखा, केवल 2 चीज़ें छोड़ी, WPI और CPI, उसको करेंगे कल। ओके।